चलिए सभी लोगों को नमस्ते। और हम लोग शुरुआत करेंगे आज के सेशन का। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेली नाइट में आते हैं 10 बजे लाइव, और 10 से लेकर के हमारा 12 बजे तक लगभग ये क्लासेस चलती है। 11:30 पौने 12 तक ये क्लासेस आपको चलेगी, जिसमें साइंस के बहुमूल्य क्वेश्चन आप कह सकते हैं, यानी कि साइंस का वो क्वेश्चन कह सकते हैं जो एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सभी के लिए मेरे भाई यूजफुल होगा ये साइंस के क्वेश्चंस, इसलिए आप आराम से इस क्वेश्चंस को एंजॉय कर सकते हैं। और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना आपका समय गंवाए हुए। आज जो हमारा सेट होगा वो 31st यानी कि 31वां नंबर सेट का डिस्कशन आपका होना है। और पहला क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है तो मेरे भाई, पायरलियोमीटर की हम बात करते हैं। तो पायरलियोमीटर हमारा एक ऐसा डिवाइस होता है जो सोलर रेडिएशंस का मेजरमेंट करता है। ये क्या करता है, जो सोलर रेडिएशन होता है, सूरज से जो आने वाली किरण होती है उसको मेजरमेंट करता है। इस बात को ध्यान रखना, ये सूरज से आने वाली किरण को मेजरमेंट करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये सोलर रेडिएशंस की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? यहां पर सोलर रेडिएशंस की बात करते हैं। और जो सोलर रेडिएशन हमारा होता है वो कौन सा होता है? क्योंकि सोलर रेडिएशन की अगर हम बात करते हैं तो सूरज की जो प्रकाश होती है सूरज की जो प्रकाश होती है हम उसकी बात करते हैं। सूरज की जो प्रकाश होती है उसकी हम बात करते हैं। और इसको मापने के लिए हम क्या करते हैं तो पायरलियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको यहां पर दे रखा है। क्योंकि पायरलियोमीटर किसे नापने के लिए इस्तेमाल होता है, तो आपको सीधा कहना है ये हमारा सोलर रेडिएशन को मापता है। किसको मेजरमेंट करेगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक बात और ध्यान में रखिएगा मेरे भाई, कि जब कभी भी आपको सन स्पॉट्स की बात कहा जाता है तो ये सन स्पॉट्स हमारा होता क्या है? तो जो सन स्पॉट्स हमारे होते हैं ये सूरज की सतह पर हमारा होता है। सूरज की सतह पर ध्यान रखेंगे, सूरज की सतह पर हमारा क्या होता है? स्पॉट बन जाता है। सूरज की सतह पर आपको ध्यान रखना डार्क स्पॉट बन जाता है। सूरज की सतह पर डार्क स्पॉट जो बन जाता है उसी को हम कहते हैं सन स्पॉट कहते हैं। सूरज की सतह पर हम लोगों को ध्यान रखना है, ये डार्क स्पॉट बन जाता है। ये डार्क स्पॉट हमारा बन जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को सन स्पॉट्स कहते हैं। लेकिन ये डार्क स्पॉट किसके कारण बनता है? कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। तो डार्क स्पॉट का जो कारण है वो कारण आप जरूर ध्यान में रखना। इसका कारण क्या है मेरे में? तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करते हैं। इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करते हैं। यहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमारा होता है, और इसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमारा क्या होता है? कहते हैं सन स्पॉट्स हमारा बन जाता है सूरज की सतह पर, जो कि एक डार्क स्पॉट के रूप में हमारा होता है। उस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर सोलर रेडिएशन को मापना होगा तो हम लोग सीधा कहेंगे कि सोलर रेडिएशन को मापने के लिए हम किसका? तो पायरलियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? तो क्वेश्चन आपके छोटे छोटे पूछे जाते हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन एग्जाम के हैं, सभी क्वेश्चन एग्जाम के, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कहता है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लेकर के जाते हैं। एक बात बताइए मेरे भाई, कितनी बार ये क्वेश्चन आप कर चुके होंगे? और मुझे लगता है कि आपको इस क्वेश्चन के आंसर्स फटाफट करके करने चाहिए। जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट करके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मैं आपके आंसर्स का इंतजार कर रहा हूं मेरे भाई। कहता है कि जब एक पत्थर की बात करते हैं, चाहे पत्थर बोले या वस्तु बोले फर्क नहीं पड़ता है यहां पर, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर अगर लेकर के जाया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? इस पर फोकस करना है। तो आपकी चांद की सतह से आप कहां लेकर के जा रहे हैं? तो आप चांद की सतह से पृथ्वी की तरफ जा रहे हैं मेरे भाई। इस बात को है कि चांद पर अगर किसी वस्तु का भार अगर देखिएगा तो चांद पर किसी वस्तु का भार कितना होगा? mg/6 होगा। और अगर आप पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार अगर देखिएगा तो पृथ्वी पर दुनिया की तमाम जितनी भी वस्तुएं होगी उसकी भार mg होगा। तो आप देखिए ये ज्यादा है, ये हमारा कम है। इसका मतलब मेरे भाई भार हमारा बढ़ जाएगा, यानी यहां पर भार कम है। चूंकि 6 से डिवाइड तो भार यहां कम है, यहां पर भार ज्यादा है। हम कहेंगे भार में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन जितना द्रव्यमान पहले था उतना ही द्रव्यमान बाद में रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मेरे भाई इसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर बी जो होगा, ये किसी भी सूरत में यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों को आंसर करना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को हम ऊपर खींचते हैं। एक बात बताइए, कुआं रहेगी या फिर किसी भी तालाब की हम बात करते हैं, जब कुएं से पानी की बाल्टी को हम ऊपर की ओर खींचते हैं तो हमें महसूस कैसा
होता है। मेरे भाई इस बात को बताना है कि बताइए कि बाल्टी हमारा कैसा महसूस होता है, क्योंकि यहां पर कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं, ये बोला गया है। तब कहता है कि हमें कैसा महसूस होगा, तो ये बात आपको बताना है। पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, पानी की सतह से ऊपर हल्की। मेरे भाई पानी की सतह से ऊपर हल्की तो कभी नहीं हो सकता है। पानी के से बाहर आकर ये स्थिरता खो देती है, भी बिल्कुल गलत है। इसका मतलब हम ये आंसर कर सकते हैं कि पानी की सतह से अगर ऊपर अगर देखा जाए, पानी की सतह से अगर ऊपर देखते हैं तो वह वस्तु भारी हो जाती है, और जैसे ही पानी को टच करता है या पानी की सतह की बात करते हैं तो पानी की सतह पर वो हल्की फील होती है, और या फिर पानी के अंदर अगर देखेंगे तो हम कहेंगे वो हल्का फील होता है। क्योंकि हम जो जानते हैं मेरे भाई कि यहां पर उत्प्लावन बल का कंसेप्ट काम करता है। लेकिन याद रखिएगा जो उत्प्लावन बल हमारा होता है वो कितना होता है, एक बच्चे को पता होना चाहिए। कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ जाएगा कि हमारा ये उत्प्लावन बल कितना होता है, तो मेरे भाई याद रखना कि उत्प्लावन बल को हम लोग कहते हैं बॉयंसी फोर्स के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग यहां पर बॉयंसी फोर्स के नाम से जानते हैं। और ये जो बॉयंसी फोर्स हमारा उत्प्लावन बल होता है, याद रखना ये द्रव और गैस में देखने को मिलता है, ये ठोस में नहीं होता है, ये द्रव और गैस में ही देखने को मिलता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात है मेरे भाई कि बॉयंसी फोर्स द्रव और गैस के द्वारा लगाया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखना। द्रव और गैस द्वारा लगाया गया बल, आप ऐसे लिख भी देते हैं, द्रव और गैस द्वारा जो लगाया गया हमारा बल होता है, लगाया गया यहां पर जो बल हमारा होता है, लगाया गया बल, उसी को हम बॉयंसी फोर्स कहते हैं। एक्चुअली में बॉयंसी फोर्स को हम ऐसे दिखाते हैं, और ये बॉयंसी फोर्स हमारा क्या होता है, तो विस्थापित द्रव का जो भार होता है उसके बराबर होता है। याद रखिएगा विस्थापित द्रव का जो भार होता है, विस्थापित द्रव का जो भार होता है ये इसके बराबर होता है। कई बार तो क्वेश्चन आपको इससे रिलेट करके पूछेगा, और कई बार दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है, हम उस पर भी आते हैं। ध्यान रखना मेरे भाई कि बॉयंसी फोर्स का एक्चुअल में फॉर्मूला कितना होगा, बी फॉर बॉयंसी, एफ मतलब फोर्स। बॉयंसी फोर्स का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो कितना होता है, कहते हैं रो ऑफ फ्लूइड, हम लोग जिसमें पानी में डुबाते हैं उसका घनत्व तो हम लोग लेते हैं, और यहां पर भी होगा, और हम कहेंगे यहां पर आपको क्या लेना है, तो कहेंगे रो भी जी के बात हम करते हैं, यहां पर रो भी जी हमारा होता है, ध्यान रखेंगे। या फिर रो जी भी, आपको जो भी बोलना है इस तरीके से आप बोल सकते हैं। रो ऑफ फ्लूइड हमारा जी होगा, और हमारा यहां पर एफ होगा, वी होगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना मेरे भाई। तो यहां पर एक क्वेश्चन जो आपका निकल करके आता है कि जो बॉयंसी फोर्स होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना कि जो बॉयंसी फोर्स होता है, जिस भी द्रव पदार्थ में आप किसी ठोस पदार्थ को डुबाते हो तो उस द्रव पदार्थ के घनत्व पर भी निर्भर करता है। तो जैसे कि पानी है, आपके पास अल्कोहल है, पानी है, हवा है, सब अलग अलग पदार्थ होता है, सब पदार्थ का घनत्व तो अलग अलग होता है, आपको जैसा कि पता होगा। इसका मतलब है सभी पदार्थों में अलग अलग घनत्व के कारण हम कहते हैं कि बॉयंसी फोर्स किसी में ज्यादा होगा तो किसी में कम होगा। जिसका घनत्व ज्यादा हो, जिस पदार्थ का घनत्व ज्यादा होगा उसमें बॉयंसी फोर्स ज्यादा फील होगा, जिस पदार्थ में घनत्व कम होगा उसमें बॉयंसी फोर्स कम फील होता है। इस बात को आप ध्यान रखिए, कई बार इस तरह से रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है। तो वैसे ये क्वेश्चन आपका आसान है, हम सीधा कह सकते हैं कि आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से ये कंसेप्ट मिलता है, और आपको बताना है कि द्रव के सतह से ऊपर अगर देखेंगे तो हमारा कुछ क्या होगा, तो कहेंगे भारी फील होगा, द्रव के अंदर हल्का फील होगा, क्योंकि बॉयंसी फोर्स उसको हल्का कर देता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे भाई बता दीजिए क्या करना है आपको। कह रहा है कि 40 डिग्री सेल्सियस जो हमारा टेम्परेचर होता है, इसका टेम्परेचर का मान आपको फ़ारेनहाइट में बताना है। बताइए इसका मान फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, ये आपको बताना है। जैसा कि मेरे भाई आपको पता होगा कि तापमान को मापने के लिए कितने प्रकार के स्केल होते हैं, तो एक लाइन में आप जान लीजिए कि तापमान को मापने के लिए 4 प्रकार का स्केल बनाया गया है। अगर आपको तापमान को अगर मापना होगा तो तापमान को मापने के लिए कितने प्रकार के स्केल बनाए गए हैं, तो याद रखना कि तापमान को मापने के लिए 4 प्रकार के स्केल बनाए गए। ये चीज आपको किसी भी सूरत में पता होना चाहिए। यहां पर 4 प्रकार का हमारा स्केल बनाया गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कितने प्रकार के स्केल है मेरे में, तो कहेंगे यहां पर 4 प्रकार का हमारा स्केल बनाया गया है, और इस चारों प्रकार के स्केल में देखते हैं तो सेल्सियस स्केल हमारा होता है, और ये C/5 इक्वल टू F-32/9 बराबर K-273 K-273 डिवाइडेड 5 इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे तो R/4 करते हैं। मेरे भाई ये जो रिलेशन हम आपको दे रखे हैं ना, ये सभी के सभी हमारे क्या तो टेम्परेचर का एक स्केल होता है। ये सेल्सियस स्केल है, ये फ़ारेनहाइट स्केल है, केल्विन स्केल है, रोमर स्केल है, सभी आपस में हमारे बराबर होते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगर आपको सेल्सियस में दे रखा, फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, तो आप किसी को किसी के बराबर कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। सेल्सियस में दे रखा, फ़ारेनहाइट पूछ रहा है, इन दोनों को बराबर कर देंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है उसके सामने हम कहेंगे सेल्सियस में हमारा कितना डिग्री सेल्सियस
सेल्सियस की बात कर रहा है तो 40 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है। इसका मतलब फ़ारेनहाइट हम लोगों को पूछ रहा है कि कितना डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा होगा। तो कहेंगे C/5 इक्वल टू F-32/9 लगाएंगे, इसी से हमारे आंसर्स निकल करके आ जाएंगे। बता दीजिए मेरे भाई, अगर हम यहां पर 40 रखते हैं और 40 डिवाइडेड बाय कितना, तो हम कहेंगे 5 करेंगे, और यहां पर F-32 डिवाइडेड बाय हमारा 9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो ये 5 8 40 9 8 72, यानी F इक्वल टू हमारा क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर 72, 72 प्लस में कितना, तो कहेंगे 32 कर देंगे, और 72 और 32 मिलकर के कितना होगा, तो 70 30 हमारा कितना, तो कहेंगे यहां पर हम कहेंगे 100 हो गया, और 2 यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट की हम बात करेंगे। कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है कि जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमारा होता है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। यानी मेरे भाई इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो आंसर हमारे क्या होगा, तो यहां पर हम आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है, ये किसी भी सूरत में करेक्ट हो जाएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, ये बहुत आसान सी चीज है, आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कि अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में आपको बताना है। एक बात बताइए मेरे भाई, एक एक बच्चा को पता होगा कि अनुदैर्ध्य तरंग हमारा कैसी तरंग होती है, इस बात को ध्यान रखना। कई बार ये क्वेश्चंस पूछता है। अगर अनुदैर्ध्य तरंग की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना, ये ध्वनि तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। हम किसकी बात करते हैं, तो हम यहां पर ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं, तो ध्वनि तरंग को ही अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और एक बात याद रखना कि अनुदैर्ध्य तरंग हमारा ऐसे चलता है, इसमें तरंग की दिशा हमारा ये होता है। ये किसकी दिशा है, तो आप सीधा कहेंगे सर इधर हमारा तरंग की दिशा होती है, और जो कण का कंपन हमारा होता है इसी के दिशा में हमारा आगे पीछे होता है, तो इसको हम कहते हैं यहां पर कण का कंपन होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर कण का कंपन हमारा होगा, और कहेंगे कण का कंपन और तरंग की दिशा दोनों एक ही लाइन पर हमारा हो रहा है। इसका मतलब थीटा का मतलब हम कहेंगे 0 डिग्री हो जाएगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि कण का कंपन और तरंग की दिशा हमारा क्या होगा, एक दूसरे के समानांतर हमारा कण का कंपन या फिर आगे पीछे की गति करेगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे में, जो अनुदैर्ध्य तरंग हमारा होता है ये ध्वनि तरंग होता है। तो इस क्वेश्चन के अगर आप आंसर करने के लिए जाएंगे तो आपके आंसर्स यहां पर दिख रहे हैं मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट होगा। लेकिन अगर रेडियो तरंग की बात करते हैं, एक्स किरण की बात करते हैं, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो एक बात आप जान लीजिए, एक हमारा होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। मैंने कई बार आपको बोला है कि इसको एकदम घोंट जाइए, और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग हम किसको कहते हैं, तो याद रखना मेरे भाई, ये हमारा प्रकाश तरंग को बोला जाता है। प्रकाश तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, जिसमें आप देखते होंगे कि गामा रे की बात करते हैं, जिसमें आप देखते होंगे कि एक्सरे की बात करते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि परावैंगनी किरण जिसको हम लोग यूवी रे की बात करते हैं, जिसमें आप देखते हैं मेरे भाई यहां पर विजिबल रे की हम बात करते हैं, इसको दृश्य प्रकाश के नाम से हम लोग जानते हैं। जिसमें आप यहां पर देखते होंगे इंफ्रारेड की बात करते हैं, इसको आप अवरक्त किरण के नाम से जानते हैं। ये इंफ्रारेड रे हमारा होता है। इसी तरीके से अगर आप देखिएगा तो आपको माइक्रोवेव भी नजर आता है। ये छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे भाई आपको किसी भी सूरत में याद करना पड़ेगा, ये रेडियो वेव हमारा होता है। और अगर जब तक ये सीक्वेंस याद नहीं रहेगा तब तक आपको ये परेशान करेगा। किसी भी सूरत में आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि हर एक जगह ये यूज होता है। तो ये आपके प्रकाश तरंग होते हैं। तो आप रेडियो तरंग देख लीजिए, रेडियो तरंग हमारा यहां पर होता है। एक्स तरंग देख लीजिए, हमारा एक्स तरंग यहां पर होता है। इसका मतलब ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो कि प्रकाश तरंग हमारा होता है। और हम सभी लोग जानते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग हमारे होते हैं ये कैसे होते हैं, तो इसको हम लोग अनुप्रस्थ तरंग के नाम से जानते हैं। ये कैसी तरंग होगी, तो इसको हम लोग यहां पर अनुप्रस्थ तरंग के नाम से जानते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा एक अनुप्रस्थ तरंग हमारा होता है। आपसे बोला गया अनुदैर्ध्य तरंग की बात करते हैं, तो ये सब हमारे किरण अनुप्रस्थ होते हैं मेरे भाई। तो ये अनुप्रस्थ है, ये आंसर नहीं होगा। एक्स किरण अनुप्रस्थ है, नहीं होगा। हम लोग आंसर करेंगे ध्वनि तरंग, हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है उस पर फोकस करते हैं। हम लोग फैराडे कांस्टेंट पर भी क्वेश्चन कई बार पूछता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर हम फैराडे कांस्टेंट की बात करते हैं मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है फैराडे लॉ कि अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों को यह चीज ध्यान रखना मेरे भाई। आप जानते होंगे कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव के बारे में आप जानते होंगे मेरे भाई। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम यहां पर विद्युत धारा का जो रासायनिक प्रभाव हमारा होता है। अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं विद्युत धारा की बात करते हैं, मेरी आवाज जा रही होगी मेरे भाई। अगर हम बात करते हैं यहां पर विद्युत धारा का अगर रासायनिक प्रभाव की अगर हम बात करते हैं, तो आपको यह चीज ध्यान रखना, विद्युत धारा का जो रासायनिक प्रभाव हमारा होता है इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो विद्युत धारा का जो हमारा रासायनिक प्रभाव होता है, ये कंसेप्ट किसने दिया, तो आपको ध्यान रखना ये कंसेप्ट हमारा यहां पर फैराडे नामक साइंटिस्ट ने दिया है। ये किसने दिया मेरे भाई, तो फैराडे नामक साइंटिस्ट ने दिया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के अंतर्गत देखने को मिला है कि जो हमारा
मास होता है, वो हमारा मास होता है, ये समानुपाती किसका होता है? कहेंगे यहां पर आवेश का होता है। मास समानुपाती क्या होगा? तो कहेंगे आवेश का होता है। और अगर मास समानुपाती आवेश का है तो मेरे भाई इस बात को आप फोकस करिए कि मास समानुपाती हमारा यहां पर आवेश का होता है। ये हमारा मास कौन सा है? यानी हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक प्रभाव जब हम लोग देखते हैं तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस का कंसेप्ट हम लोग अपनाते हैं। मेरे भाई फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में आपने सुना होगा, चलो हम लिख भी देते हैं। यहां पर फैराडे की अगर बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की हम बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की हम बात करते हैं। आपको ध्यान रखना है, उसी में यह कंसेप्ट निकल करके आता है, जहां पर द्रव्यमान जो है वो समानुपाती चार्ज का होता है। यह द्रव्यमान है, यह समानुपाती किसका होगा? चार्ज का। कई बार यह पूछता भी है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो द्रव्यमान होगा यह समानुपाती किसका होगा? तो कहेंगे यहां पर आवेश की हम बात करते हैं, उसके समानुपाती होता है। अब समानुपाती को जब आप इक्वल टू में कन्वर्ट करेगा तो एक कांस्टेंट टर्म हमारा निकल करके आता है, इसको फैराडे कांस्टेंट कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहां पर फैराडे कांस्टेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। और एक बात आप जान लीजिए कि फैराडे कांस्टेंट जो हमारा जड़ होता है, जिसको हम जड़ कहते हैं, इसकी वैल्यू याद रखना है कि 96,000 हमारा 500 होता है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो 96,500 कूलम्ब होता है। यह चीज याद रखना, कई बार एग्जाम में भी पूछ लेता है। अब मेरे भाई एक रिलेशन आप लोग जानते होंगे कि Q बराबर हमारा क्या होता है? कहेंगे IT होता है। और Q बराबर जब IT होगा तो इस Q के जगह पर हम I इंटू T रख देते हैं और M बराबर ZIT निकल करके आ जाता है। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई कि हम लोग यहां पर ये रिलेशन देख रहे हैं, ये हमारा फैराडे लॉ का हमारा इक्वेशन हमारा निकल करके आता है, जो कि द्रव्यमान हमारा ZIT के बराबर हो जाता है। लेकिन जो फैराडे कांस्टेंट होता है ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती, ये फिक्स होती है। ये फिक्स वैल्यू होता है। और ये कैसा वैल्यू है? कि यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये हमारा कैसा वैल्यू है? कहेंगे ये हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। और यूनिवर्सल कांस्टेंट कहने का मतलब इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पे फर्क नहीं पड़ता है, ये आपका हमेशा फिक्स होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हाँ, करंट का मान बदल सकता है, टाइम बदल सकता है, लेकिन हम कहेंगे जड़ का मान कभी नहीं बदलेगा। और जड़ जो हमारा वो फैराडे कांस्टेंट होता है, जो कि इस तरीके से आपका होता है। तो फैराडे कांस्टेंट हमारा एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जैसा कि हम लोगों को पता है। मेरे भाई इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि ये कांस्टेंट टर्म होता है, इसको कोई मतलब नहीं है किसी पर। यानी कहने का मतलब ये हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, इसका किसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा पर निर्भर करने की बात कर रहे हैं, हम कहेंगे बिल्कुल भी नहीं निर्भर नहीं करेगा। इलेक्ट्रोलाइट्स में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करेगा, बिल्कुल भी मेरे भाई नहीं करेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम कहेंगे ये किसी पर भी निर्भर नहीं करेगा। हम कहेंगे ना तो ऑप्शन बी होगा ना तो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। आंसर करेंगे मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी हमारा किसी भी सूरत के लिए यहां पर राइट हो जाता है। तो फैराडे का इलेक्ट्रोलिसिस जो कंसेप्ट तो हमारा फैराडे का होता है, इसमें हम कहते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव होता है। जैसे ही आप क्या करते हैं तो आप यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक एक सेल लेते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, तो आप वैसे पानी के अंदर वैसे पदार्थ को आप मिलाते हैं जो आयंस में टूट पाता है। और जब आयंस में टूटता है तो उसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एसी करंट को हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? मेरे भाई एसी करंट को उत्पन्न करने के लिए हमारे पास क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों को एक बात पता होगा मेरे भाई कि हम फ्लेमिंग की हम बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? हम फ्लेमिंग की बात करते हैं। और फ्लेमिंग का कौन से रूल की बात करते हैं? तो फ्लेमिंग के हम यहां पर राइट हैंड रूल की हम बात कर रहे हैं। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की हम बात करते हैं। फ्लेमिंग का जो दाहिने हाथ का नियम है हम उसकी बात करते हैं। आप याद रखना मेरे पे, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से हम लोग क्या करते हैं, तो यहां पर प्रेरित विद्युत धारा को हम लोग पता लगाते हैं। इसी से हम लोग को क्या प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा प्रेरित विद्युत धारा की हम बात करते हैं, इसी से हमें प्रेरित विद्युत धारा प्राप्त होता है। यह चीज आपको ध्यान रखना, प्रेरित विद्युत धारा प्राप्त होता है, यह बात आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। इसी से प्रेरित विद्युत धारा प्राप्त होता है, यह चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है मेरे भाई कि जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, यहां पर एसी की बात करते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना, एसी का मतलब होता है हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं। इसका मतलब होता है हमारा हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। और जो अल्टरनेटिंग करंट होता है मेरे भाई, ये प्रोड्यूस कौन करता है, तो याद रखना ये प्रोड्यूस हमारा कौन करेगा, कि ये जो प्रोड्यूस हमारा करता है वो कौन कर दिया, पैदा कौन करता है, तो हम लोग सीधा कहेंगे मेरे भाई हमारा डायनेमो पैदा करता है। ये हमारा डायनेमो पैदा करता है, या फिर घर में देखते होंगे जनरेटर वगैरह लगा दिया जाता है, उस जनरेटर से ये चीज हमारा पैदा होता है। तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए हमारा जनरेटर होगा, नहीं तो डायनेमो हमारा होता है। और जनरेटर और डायनेमो हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर काम करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आपको उत्पन्न करने की बात करता है, प्रोड्यूस करने की बात करता है। प्रोड्यूस का मतलब उत्पन्न करना होता है। ये कहीं ना कहीं मेरे भाई किसके द्वारा हमारा होगा, तो हम कहेंगे डायनेमो की हम बात करेंगे, और यही उत्पन्न करता है। ट्रांसफार्मर पैदा नहीं करता, ट्रांसफार्मर तो हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं, और ट्रांसफार्मर
ट्रांसफार्मर का काम होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर कर देना। ये कभी पैदा नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी से, इस बात को ध्यान रखेंगे। चौक भी हमारा कभी पैदा नहीं करता है। हम कहेंगे या तो डायनेमो करेगा नहीं तो जनरेटर करेगा, यही हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करता है। लेकिन हम एसी की बात करते हैं, हम डीसी की बात नहीं करते, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश जो विकिरण की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, आपको ये आंसर करके बताना है। एक बात बताइए मेरे भाई, जब हम प्रकाश की बात करते हैं, ये जो हमारा लाइट होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर हम प्रकाश की बात करते हैं, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसको हम लोग यहां पर लाइट कहते हैं। याद रखना, प्रकाश मेरे भाई दोहरी प्रकृति का होता है, ये सभी लोग जानते होंगे। ये कैसी प्रकृति का होता है, तो हम लोग सीधा कहते हैं कि हमारा दोहरी प्रकृति का होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना, प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है। और दोहरी प्रकृति कहने वाला प्रकाश हमारा क्या, तो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है मेरे भाई। प्रकाश हमारा किससे मिलकर के बना, तो कहेंगे छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ये चीज आपको ध्यान रखना, छोटे छोटे कणों से मिलकर हमारा क्या, तो ये बना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये कंसेप्ट किसने दिया, तो कहेंगे यहां पर न्यूटन की हम बात करते हैं। न्यूटन ने अपने कार्पस्कुलर थ्योरी में ये उन्होंने बताया था। याद रखना, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है और सीधी रेखा में गमन करती है, न्यूटन ने बताया था, अपने कार्पस्कुलर थ्योरी के अंतर्गत बताया था। और जो दोहरी प्रकृति में जो दूसरा नेचर हमारा होता है, तो हम लोग कहते हैं प्रकाश हमारा क्या, तो यहां पर एक तरंग है। इस बात को ध्यान रखना है। दूसरा जो हमारा था वो क्या, तो कहेंगे यहां पर प्रकाश की बात करते हैं, प्रकाश हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर एक तरंग है। प्रकाश हमारा एक तरंग होता है। और तरंग का जो सिद्धांत दिया था, ये तरंग के बारे में जो बताया था, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइजेंस नामक साइंटिस्ट की हम बात करते हैं। ये हाइजेंस नामक साइंटिस्ट ने ये बात बताया था, ध्यान रखेंगे। तो जो प्रकाश हमारा होता है मेरे भाई, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये हमारा प्रकाश एक क्या है, तो एक ऊर्जा का एक रूप माना जाता है। लेकिन ये डुअल नेचर का होता है। ये किस नेचर का होगा, तो कहेंगे ये डुअल नेचर का हमारा होता है। और अगर ये डुअल नेचर का हमारा होगा, तो क्या ये केवल तरंग होगा, क्या ये केवल कण होगा, तो हम कहेंगे तरंग और कण दोनों अगर दे रखा है, इसका मतलब यही आंसर करेंगे। क्योंकि मेरे भाई इस परिस्थिति में हम कहेंगे डबल नेचर, हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। और इसी सी वाले ऑप्शन को हम लोग राइट करेंगे, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन आपके आ गए हैं, इसलिए सी को ही आप यहां पर करेक्ट करेंगे और सी ही हमारा राइट हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा मेरे भाई कि किसी भी सूरत में हम लोग को यह बात पता होना चाहिए कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, दोनों हमारा एनर्जी का एक रूप माना जाता है। अगर किसी को भी इंजेक्शन बैच की क्लासेस करनी है, तो मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं, अपडेटेड कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट, बढ़िया क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, थ्योरी की क्लासेस। और आप ये मान लीजिए कि इसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा तो आपको लग जाएगा कि सच में सब्जेक्ट ऐसे पढ़ा जाता है जिस तरह से हम इस बैच में पढ़ा रहे हैं। ये इंजेक्शन बैच आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। अगर जो लोग नहीं लिए होंगे, थ्योरी की क्लासेस जरूर करिएगा। एक बार आप कहीं भी पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं, एक बार मेरा क्लास पढ़ कर देखना, आपको मजा आ जाएगा। आपको लगेगा कि बहुत कुछ हम अलग से सीख लेते हैं, इसलिए आप करिएगा तो आपको श्योर वहां पर मजा आ जाएगा। और एक एक कंटेंट को बहुत बेहतरीन तरीके से हम उसमें रखते हैं। आगे चलते हैं। एक समतल दर्पण की हम बात कर रहे हैं और समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया है। मेरे भाई आप इस बात को ध्यान रखना, अगर हम समतल दर्पण की बात करते हैं, हम किस दर्पण की बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर समतल दर्पण की बात करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। और समतल दर्पण हमारा क्या होगा, कहेंगे इसको इंग्लिश में हम लोग प्लेन मिरर के नाम से जानते हैं। ये हमारा प्लेन मिरर है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर किसी समतल दर्पण की बात करते हैं तो आप याद रखना मेरे भाई, ये कैसा प्रतिबिंब देता है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि यह हमेशा काल्पनिक इमेज देता है। ये हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता, तो कहेंगे हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, कहेंगे हमेशा ही सीधा बनेगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है मेरे भाई कि हमेशा हम कहेंगे ये हमेशा कैसा बनाएगा, तो कहेंगे हमेशा समान आकार का इमेज देता है। ये हमेशा समान आकार का ही इमेज देता है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। हमेशा समान आकार का प्रतिबिंब का निर्माण अगर कोई करता है तो हम लोग सीधा कहेंगे वो समतल दर्पण करता है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि ये पार्श्व उल्टा इमेज बनाता है। ये कैसा बनाएगा, तो कहेंगे यहां पर पार्श्व उल्टा इमेज बनाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है मेरे भाई कि अगर इस समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या की अगर बात करते हैं तो इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए आप जाओगे, क्या शून्य और अनंत के बीच में होगा, नहीं, वक्रता त्रिज्या अनंत ही होगा। और शून्य और अनंत के बीच में कभी फंसना नहीं तो फंसा लेगा तुमको। सीधा आंसर करेंगे कि अनंत ही होगा, दूसरा कुछ नहीं सोचेंगे। क्योंकि मेरे भाई जो प्लेन मिरर हमारा होता है, वो प्लेन मिरर हमारा गोलीय दर्पण का ही एक छोटा सा पार्ट होता है। और उतना बड़ा गोलीय दर्पण बनाने के लिए हमको इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाना पड़ेगा, यानी कहना चूंकि वो हमारा सीधा रेखा के रूप में होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं इसके जो वक्रता त्रिज्या होती है वो कैसी होती है, कहीं अनंत होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। कई बार ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए, बात बाकी ये सब भी कंसेप्ट आपको ध्यान रखना। दर्पण के पीछे इमेज बनाता है।
अगला क्वेश्चन देते हैं कि आवर्धक कांच की हम बात करते हैं। एक बात बताइए मेरे भाई, जो ग्लास हमारा है वो कैसा था, आवर्धक कांच की बात करता है, और आवर्धक कांच कहने के बाद जो मैग्नीफाइड ग्लास है हम उसकी बात करते हैं। यहां पर मेरे भाई ये टर्म लिखा हुआ है और इसी से समझ में आता है हम किसकी बात करते हैं। तो हम यहां पर मैग्नीफाइड ग्लास की हम बात करते हैं, और जो मैग्नीफाइड हमारा ग्लास होता है ये क्या करता है मेरे भाई, तो हम लोग को सीधा समझना है कि मैग्नीफाइड ग्लास के लिए आवर्धन की जो वैल्यू होती है हमारे कितनी होगी, तो 1 से ज्यादा होता है। इसके लिए आवर्धन का मान हमारा क्या होगा, इसके लिए आवर्धन का मान हमारा 1 से ज्यादा होता है। ये बात आपको ध्यान रखना, इसके लिए आवर्धन की जो वैल्यू होगी वो 1 से ज्यादा होता है। ये चीज आपको किसी भी सूरत में ध्यान रखना पड़ेगा, कई बार क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। देखो होता क्या, समझना गौर से। यहां पर एक बात और हम चर्चा कर देना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके काम का है इसलिए मैं बता देना चाहता हूं। आपको कई जगह पर ये यूज हो जाएगा, इसलिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम आवर्धन की बात करें, इसको मैग्निफिकेशन कहते हैं मेरे भाई, तो आप याद रखना कि आवर्धन का मान हमारा नेगेटिव भी होगा, आवर्धन का मान हमारा पॉजिटिव भी हमको मिलकर के आता है। अगर आवर्धन का मान पॉजिटिव होगा तो याद रखना मेरे भाई, ये किसको दिखाता, कहेंगे ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगर सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो हम कहेंगे आवर्धन का मान पॉजिटिव होता है। और अगर मान लेते हैं कि आवर्धन का मान यहां पर नेगेटिव अगर आपको दे रखा है, इसका मतलब है आप सीधा कहेंगे यहां पर हमारा उल्टा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यहां पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो आप सीधा कहेंगे हमारा उल्टा प्रतिबिंब का यहां पर निर्माण होता है। यह बात आपको ध्यान रखना, उसके लिए हमारा होता है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई कि एक और कंसेप्ट आप यहां पर जानने की कोशिश कीजिए। बहुत लोगों में यह कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन को आप दूर कर लीजिएगा। 3 केस आपके सामने निकल करके आएगा मेरे भाई। हम यहां पर तीनों केस के बारे में बताएंगे। सबसे पहला जो हमारा केस होता है उसकी अगर बात करते हैं, तो आप ध्यान रखना कि अगर वस्तु समान आकार का इमेज अगर बनाता है, अगर समान आकार का इमेज बनाता है उसकी हम बात करते हैं। आपको ध्यान रखना अगर समान आकार का अगर प्रतिबिंब बनाता है, तो एक बात आप जान लीजिए मेरे भाई कि समान आकार के प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन की वैल्यू होती है वो 1 होती है। याद रखेंगे इस बात को। दूसरी बात आप ध्यान रखना है कि अगर बड़ा इमेज बनाता, अगर बड़ा प्रतिबिंब का अगर निर्माण करेगा, अगर बड़ा प्रतिबिंब का निर्माण करेगा, तो आप ध्यान रखना मेरे भाई इसके लिए आवर्धन की वैल्यू हमारा 1 से ज्यादा हो जाता है। और तीसरा भी आप ध्यान रखेंगे, अगर छोटा इमेज अगर हमारा बनाता है, अगर छोटा प्रतिबिंब का अगर निर्माण करता है, तो याद रखना मेरे भाई छोटा प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन की वैल्यू होगी वो हमारा कितना होगा, कहेंगे आवर्धन की वैल्यू हमारा <1 होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन मेरे भाई इस बात को याद रखना कि हमारा <1 यहां पर होता है। इस तरीके से भी क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहां पर अगर बात करता है कि मैग्नीफाइड इमेज बनाता है और कौन से लेंस की बात कर रहे हैं, तो मेरे भाई आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर, लेकिन इतना तो हम आपको ऐसे ही बता दिए। लेकिन आपको जानना है अगर हम लेंस की हम बात करते हैं, तो हमारे सामने जो लेंस होता है, जिस लेंस को पढ़ना है उसी लेंस की हम बात करेंगे। एक हमारा उत्तल लेंस होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, और एक हमारा यहां पर अवतल लेंस होता है। मैंने आपको कई बार बताया है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस पर कभी भी क्वेश्चन अगर आपके आ जाते हैं, थ्योरी अगर बहुत अच्छा से पढ़ें तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप अवतल लेंस की बात करते हैं, तो मैंने आपको बोला था कि अवतल लेंस हमारा उत्तल दर्पण की तरह काम करता है, और जो उत्तल लेंस हमारा होता है वो अवतल दर्पण की तरह काम करता है। याद रखिएगा मेरे भाई, मैंने क्या बोला, फिर से सुनना इस बात को कि अगर अवतल लेंस है, अवतल में लेंस है, तो याद रखना उत्तल दर्पण की तरह काम करेगा। और उत्तल दर्पण में 2 ही इमेज बनता है, छोटा इमेज बनता है। देखो कैसे बनाते हैं इसको। उत्तल दर्पण हमारा, अवतल लेंस हमारा उत्तल दर्पण की तरह काम करेगा, इसमें 2 ही केस होता है और ये छोटा इमेज बनाता है। इस बात को ध्यान रखना। ये कैसा हमारा प्रतिबिंब बनाता है, कहेंगे ये छोटा हमारा प्रतिबिंब का निर्माण करता है। मैंने क्लासेस में कितनी बार बताया है। लेकिन जो उत्तल लेंस हमारा होगा मेरे भाई, तो ये बड़ा भी इमेज बनाता है, ये छोटा भी इमेज बनाता है, और तथा मेरे भाई ये हमारा समान आकार का भी इमेज बनाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आपसे क्वेश्चन में बोला है कि मैग्नीफाइड आपको इमेज बनाता है, यानी कि 1 से ज्यादा अगर दे रखा, तो 1 से ज्यादा में बड़ा प्रतिबिंब की बात करेंगे। और जब बड़ा प्रतिबिंब की बात करेंगे तो मेरे भाई हमारा कौन सा हो सकता है, इसमें तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा नहीं, इसलिए अवतल लेंस के साथ हम नहीं जाएंगे। बड़ा प्रतिबिंब हमारा यहीं पर बन सकता है उत्तल लेंस में। तो इसमें से आंसर क्या करेंगे, तो हम लोग सीधा कहेंगे सर उत्तल लेंस हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। दूसरा कुछ नहीं सोचेंगे, सीधा आंसर करेंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स है, लेकिन सभी पॉइंट्स पर नजर रखना है। अगर आवर्धन में सटा देगा -1, यहां पर माइनस लगा देगा, यहां पर प्लस लगा देगा, इसका मतलब यह मत समझना कि उसकी वैल्यू 1 से कम। मेरे भाई माइनस साइन सिर्फ ये इंडिकेट करेगा कि वो सीधा है कि हमारा उल्टा है। माइनस होगा तो उल्टा सोचेंगे, और हम कहते हैं कि प्लस होगा तो उसको सीधा सोचते हैं। बाद में की वैल्यू इसके मैग्नीट्यूड पर आप जाना, इस बात को आप ध्यान रखना, हमेशा के लिए बता रहे हैं। आगे चलते हैं निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि के अपवर्तक दोष का प्रतिनिधित्व हमारा नहीं करता है। एक बात बताइए मेरे भाई, इसमें से जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन के आंसर करके आप बता दीजिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। कहता कौन दृष्टि के अपवर्तक दोष का प्रतिनिधित्व हमारा यहां पर नहीं करता है। मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, मोतियाबिंद की बात करते हैं, और इस तरीके से यहां पर दृष्टि के अपवर्तक दोष का प्रतिनिधित्व हमारा नहीं करता। यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर दृष्टि की हम बात कर रहे हैं, हम किसकी बात करते हैं, यहां पर दृष्टि के अपवर्तक दोष
का प्रतिनिधित्व हमारा नहीं करता, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द हमारा रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ द हमारा विजन। हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट की हम बात करते हैं मेरे भाई। देखो रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट कहने का मतलब ये होता है कि रिफ्रैक्टिव एक इंडेक्स होता है जिसको हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। अगर किसी का अपवर्तनांक ज्यादा होता है तो याद रखना मेरे भाई, अगर किसी का अपवर्तनांक अगर ज्यादा हो गया तो आपको ध्यान रखना अपवर्तनांक कम भी होगा और अपवर्तनांक हमारा ज्यादा भी हो सकता है। एक मिनट आप सभी लोग लाइव रहिएगा, एक मिनट मेरे भाई। चलिए तो हम लोग यहां पर बात करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि कौन दृष्टि के अपवर्तक दोष का प्रतिनिधित्व हमारा नहीं करता, ये बोला गया। मेरे भाई एक बात बता दीजिए, दृष्टि दोष के अंतर्गत अगर हम लोग देखते हैं ना तो तीन चीज हमारा यहां पर मूल रूप से होता है, जिसमें हम कहते हैं मायोपिया निकट दृष्टि दोष, और हाइपरमेट्रोपिया जिसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं, और तीसरा हमारा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं यहां पर प्रेस बायोपिया कहते हैं, जिसमें नजदीक नहीं दिखता है ना तो दूर दिखता है, बुढ़ापे में वो होता है। लेकिन मेरे भाई हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रूप में अगर चीज बोला गया है तो एक बात आप जान लीजिए, यहां पर प्रतिनिधित्व नहीं करता, इसका मतलब है आप समझ लीजिए किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है तो हम कहते हैं वो सघन होता है, किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम होता है तो हमारा विरल होता है। तो ऐसी परिस्थिति में सघन और विरल का जो हमारा कंसेप्ट निकल करके आता है तो ज्यादा दूरी पर ले जाएगा या ज्यादा कम दूरी पर लेकर के आएगा, उस चीज को डिनोट करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन हमारा इसका प्रतिनिधित्व नहीं करता, तो हम कहेंगे मोतियाबिंद हमारा नहीं करता, याद रखेंगे मोतियाबिंद मेरे भाई। हमारे आईडीजीज में हम लोग कहेंगे ये रिफ्रैक्शन वगैरह से कोई मतलब इसमें ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इसको कोई लेना देना है। हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इंडेक्स हमारा इस दोनों में होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो क्या करेगा तो प्रकाश को नजदीक मोड़ देगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होगा तो प्रकाश को दूर मोड़ता है, ये होता है। तो मेरे भाई ये हमारा उसका प्रतिनिधित्व नहीं करता है। हम किसकी बात करते हैं, मोतियाबिंद की बात करते हैं। मोतियाबिंद में क्या होता है मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे आंख का जो लेंस होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, हमारे आंख का जो लेंस होता है हम उसकी बात करते हैं। हमारे आंख का जो लेंस होता है, हमारे आंख के लेंस पर मेरे भाई आपको ध्यान रखना है धुधिया कहेंगे, हमारी आंख के लेंस पर एक झिल्ली बन जाती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हमारे आंख के लेंस पर क्या होता है, झिल्ली बन जाती है, इस बात को ध्यान रखना है। हाँ लेकिन जो झिल्ली बनती है वो किसकी बनी होती है, तो याद रखना मेरे भाई झिल्ली बन जाती है प्रोटीन का बना होता है, याद रखना ये प्रोटीन से झिल्ली बन जाती है, प्रोटीन की बनी होती है। ये झिल्ली किसकी बनी होती है, यहां पर प्रोटीन की बनी होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। झिल्ली किसकी बनी होती है, यहां पर प्रोटीन की बनी होती है, और इस तरीके से हम कहते हैं कि हमारा आंख के लेंस के ऊपर में आ जाता है। लेकिन मेरे भाई मोतियाबिंद का इलाज आपको पता होगा कि लेजर ऑपरेशन से कर दिया जाता है, ऊपर से उसको हटा दिया जाता है और तब जाकर के आपको वो चीज दिखाई देती है। तो ये चीज हमारा होता है। लेकिन अगर मायोपिया की बात करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया क्या की बात करते हैं मेरे भाई, तो ये लेंस में खराबी के कारण हमारा होता है। ये तो लेंस के ऊपर झिल्ली बनने से होता है, इसमें लेंस में खराबी के कारण होता है। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमारा ऊपर नीचे कर रहा है, क्योंकि लेंस का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसको अपवर्तनांक के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर किसी को मायोपिया होता है तो हम कहते हैं मायोपिया में क्या होता है मेरे भाई, निकट दृष्टि उसमें नजदीक की वस्तु दिखती है, दूर का वस्तु नहीं दिखता है। इसको दूर की वस्तु जो होती है वो नजर नहीं आती, इस बात को ध्यान रखना। जब दूर की वस्तु नहीं दिखती तो उसको उपचार करना पड़ता है, और जब वह उपचार के लिए जाता है मेरे भाई तो दूर प्रकाश को दूर कौन फैलाता है, तो कहेंगे अवतल लेंस फैलाता है। हम कहेंगे अवतल लेंस लगा करके ऐसा हम उसका यहां पर उपचार कर सकते हैं। अगर हाइपरमेट्रोपिया की अगर बात करेंगे मेरे भाई तो दूर की वस्तु इसमें दिखती है, इसमें दूर की वस्तु आपको दिखेगी, नजदीक की वस्तु नहीं दिखती, इस बात को ध्यान रखना। इसमें नजदीक नहीं दिखता है, और जब नजदीक इसमें नहीं दिखेगा तो मेरे भाई इसका उपचार करना पड़ेगा, और इसके उपचार के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रकाश को नजदीक लाना है, और प्रकाश को नजदीक लाने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना उत्तल लेंस हमारा प्रकाश को नजदीक लाता है और अवतल लेंस प्रकाश को दूर भगाता है। इसके पीछे का रीजन हमारा यही होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है मेरे भाई, जर्मेनियम की बात करते हैं, सिलिकॉन की बात करते हैं, ये हमारे अर्धचालक की कैटेगरी में आता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से मेरे भाई निम्न में से किस परास को हम दिखाते हैं। अच्छा सौर विकिरण की बात करते हैं, सोलर रेडिएशंस की हम बात करते हैं। यहां पर सोलर रेडिएशंस की हम बात करते हैं, और सोलर रेडिएशंस का जो हमारा रेंज होता है वो कितना है ये आपको बताना है, किस परास में यह दिखाया जाता है ये आपसे पूछा है। तो मेरे भाई सोलर रेडिएशंस की अगर हम बात करते हैं, जो सूरज की किरणें होती है इसकी बात हम यहां पर कर रहे हैं मेरे भाई। जो सूरज की प्रकाश होती है
हम इसकी बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि सूरज की जो प्रकाश होती है इसको मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग यहां पर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। ये बात आपको सबको पता होगा, ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट हमारा होता है। इसी को मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट के नाम से हम लोग जानते हैं। और जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट होता है मेरे भाई, इसको हिंदी में अगर बोलते हैं इसको एक वर्णी प्रकाश कहते हैं। इसको एक वर्णी प्रकाश के नाम से हम लोग जानते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि सूर्य के प्रकाश को मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं, लेकिन इसी सूर्य के प्रकाश में मेरे भाई 7 रंग हमें दिखाई देता है। और ये 7 रंग जो हमारा होता है, इस 7 रंग को अगर देखते हैं तो VIBGYOR की हम बात करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यानी कि वेव्योर हमारा होता है। इसमें टोटल कितने रंग होते हैं? तो टोटल मेरे भाई इसमें 7 गो रंग हमारा होता है। हम कहते हैं यहां पर हमारा वायलेट होगा, इंडिगो होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, येलो होगा, ऑरेंज होगा और फिर हमारा रेड होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, 7 रंग हम लोगों को मिलता है। अब मेरे भाई इसी में आपको ध्यान रखना, जो विजिबल रे हमारा होता है, इसी के रेंज के बारे में आपसे बात किया गया। तो हम लोग जानते हैं जो वायलेट हमारा होता है इसका वेवलेंथ कितना होता है? तो याद रखना मेरे भाई ये 3800 एंगस्ट्रॉम हमारा होता है। इसी को अगर लिखेंगे तो हम लोग 380 नैनोमीटर में लिख सकते हैं। एक जीरो हटा करके नैनोमीटर लिख दीजिए। और जो लाल रंग हमारा होता है इसका वेवलेंथ कितना होता है? इसका वेवलेंथ हमारा ज्यादा होता है और ये 7800 एंगस्ट्रॉम हमारा होता है। अगर नैनोमीटर में लिखेंगे तो एक जीरो गायब कर दीजिए और 780 नैनोमीटर आप इसको कह दीजिए। इसका मतलब है मेरे भाई कि इस प्रकाश, सूरज की जो प्रकाश होती है इसको सोलर विकिरण के नाम से हम लोग जानते हैं। उसका रेंज हमारा 380 नैनोमीटर से लेकर के 780 नैनोमीटर होगा। इसमें से किसकी पॉसिबिलिटी है? आप कहेंगे सर इसमें से अगर आंसर करना चाहेंगे तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। हमारा 380 से लेकर के 780 अगर होता है, इसका मतलब 380 से लेकर के 780 अगर होगा, इसका मतलब उसमें यही हमारा आ सकता है, उस बीच में। क्योंकि 380 और 780 के बीच में हमारा ये रेंज काम करता है। तो हम कहेंगे ये आंसर हमारे राइट हो जाएंगे। और इसी तरीके से इस क्वेश्चन के आपको आंसर करने थे। एकदम बहुत ही प्यारा सवाल था और आसानी से इस क्वेश्चन के आप आंसर कर, तो यहां से मेरे भाई रिलेट करना था इस क्वेश्चन को। इस बात को आप ध्यानिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसके ऊपर हम बात करते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या करते हैं उसके ऊपर भी हम फोकस करेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। बताइए मेरे भाई, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, जो सामने क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें आपको क्या बोला गया है? मान लेते कि कोई एलिमेंट हमारा है। इस बात को समझिएगा मेरे भाई। जैसे हम सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम जो हमारा ये तत्व होता है, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है मेरे भाई? 11 होता है। द्रव्यमान संख्या कितना कहेंगे? 23 होता है। तो अगर इस पर कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब मेरे भाई उदासीन अवस्था की हम बात कर रहे हैं। ये किस अवस्था में है? तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा उदासीन अवस्था में होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर ये उदासीन अवस्था में हमारा है, इस पर कोई आवेश नहीं है, तो याद रखना मेरे भाई, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें प्रोटोनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रख दीजिए। इसमें प्रोटॉन की अगर बात करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की अगर हम बात करते हैं, हम किसकी बात करेंगे? तो यहां पर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ हमारा क्या होगा? उतना ही नंबर ऑफ हमारा इलेक्ट्रॉन हो जाता है। यह चीज आपको ध्यान रखना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की यह बराबर हो जाता है। इस बात को आप समझिए मेरे भाई। जब कभी भी हमारा उदासीन अवस्था होगा तो जितना परमाणु संख्या उतना प्रोटॉनों की संख्या और उतने ही न्यूट्रॉनों की संख्या, सॉरी उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारा हो जाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या के नाम से जानते हैं। लेकिन मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना, ये किस केस की हम बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं उदासीन अवस्था का। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसमें किसी तत्व की बात कर रहा है और एक तत्व में बोला गया और उस तत्व को मेरे भाई आप उदासीन मान करके चलना। क्योंकि क्वेश्चन में आपको नहीं बोला कि प्लस है कि माइनस वाला है, तो आप सीधा कहेंगे सर एक तत्व की अगर बात कहेंगे तो हम इसको क्या मानेंगे? इसको हम उदासीन अवस्था में मान के चलेंगे। ये किस अवस्था की बात हो रही? तो ये हमारा उदासीन अवस्था की बात हो रही। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब उदासीन अवस्था में आपको इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो मेरे भाई जैसे कि मान लेते कोई एलिमेंट हमारा ये होता है, या फिर आप इसी को मान लीजिए जो आपको दे रखा है। हम सीधा कहेंगे यहां पर सोडियम दे रखा है, इसकी परमाणु संख्या कितनी है? तो कहेंगे यहां पर 11 दे रखा है। अब हम कहेंगे यहां पर हमारा 23 होता है, ये हमारा 23 होता है। इसका मतलब है मेरे भाई कि इसमें हम क्या करते हैं? इसको यहां पर माइनस करते हैं तो हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकल करके आती है। और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? इसमें से इसको घटा देंगे तो शायद ये हमारा 12 निकल करके आता है। एक बात बताइए मेरे भाई, इसी को प्रोटॉनों की संख्या कहते हैं, इसी को परमाणु संख्या कहते हैं, इसी को इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ते हैं तो आपको द्रव्यमान संख्या निकल करके आ जाता है। यानी इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आप सीधा कहेंगे कि सर जो प्रोटॉन की संख्या होती है और जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है,
यही हमारा क्या होता है, कहेंगे यहां पर द्रव्यमान संख्या निकल करके आता है, यही हमारा किसको निकल करके आता है, कहेंगे द्रव्यमान संख्या निकल करके आता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आप प्रोटोनों की संख्या कह दीजिए कि आप इलेक्ट्रॉन की संख्या कह दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, हम उदासीन केस की हम बात करते हैं। तो मेरे भाई दोनों केस के लिए हमारा यहां पर क्या होगा, तो वैलिड होगा। उदासीन केस में आप प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या कह दीजिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या कह दीजिए, या परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या कह दीजिए, वो द्रव्यमान संख्या होगा। लेकिन किस केस में ऐसा होगा, हम कहेंगे उदासीन केस में ऐसा होगा। तो बताइए मेरे भाई, आपको अगर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दे रखी है, इलेक्ट्रॉन इतना न्यूट्रॉन इतना दे रखा है, द्रव्यमान संख्या कितना होगा, हम कहेंगे दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि हमने आपको बोल दिया कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल द्रव्यमान संख्या होगा। तो 20 और 18 मिलकर के हमारा 38 हो जाएगा, और ऐसी परिस्थिति में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन ये किस परिस्थिति में, उदासीन की अवस्था में हमारा ऐसा होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। हाँ, इलेक्ट्रॉन इधर उधर करता है, प्रोटॉन कभी भी किसी भी सूरत में नहीं बदलता। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही रहते हैं, या फिर जितने हमारे परमाणु संख्या होता है उतना ही परमाणु संख्या रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता किसी भी तत्व के लिए। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चैप्टर वाइज आपका चलेगा, 1000 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपका नियुक्ति बैच में चैप्टर वाइज भी आपके क्वेश्चन उसमें कराएंगे, परेशान नहीं होना है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला कहता है कि ऊंचाई के जगह पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान हमारा क्यों उबलता है। मेरे भाई एक बात बताइए, जब आप ऊंचाई पर जाते हैं, मान लेते हैं कि हमारा पृथ्वी का सतह होता है, इसको हम लोग क्या मान लिए, हमारा पृथ्वी की सतह। इस बात को हम सभी लोग जानते हैं, ये क्या है, तो इसको हम कह दिए कि हमारा पृथ्वी की सतह है। और हम सभी लोग एक बात जानते हैं कि जब कभी भी हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं, जब कभी हम पृथ्वी की सतह से हम ऊपर की ओर जाते हैं, जब हमारा ऊंचाई बढ़ता है, तो ऐसे केस में हम लोगों को ध्यान रखना है कि जब हमारा हाइट मेरे भाई बढ़ता, तो याद रखना कि वायुमंडलीय दाब की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा घट जाता है। हम किस दाब की बात करते हैं, तो हम वायुमंडलीय दाब की बात करते हैं, जिसको हम पी से दिखाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कहते हैं। इसका मान हमारा क्या होता है, यहां पर घट जाता है। मेरे भाई एक बात बताइए, जब आप ऊंचाई पर जाते हैं, जब आप ऊंचाई पर जाते हैं, तो प्रेशर समानुपाती हमारा किसका, तो हम कहेंगे यहां पर टेम्परेचर का होता है। जब आप ऊपर की ओर जाते हैं, तो हमारा वायुमंडलीय दाब का मान घटेगा। जब वायुमंडलीय दाब का मान घटेगा, तो हम कहेंगे टेम्परेचर का मान घट जाएगा। यानी मेरे भाई कमी टेम्परेचर पर हमारा वो क्या होगा, तो बॉयल होना शुरू हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। अगर वायुमंडलीय दाब मेरे भाई यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर हम बात करते हैं, अगर ये कम हो जाता है, तो हम कहेंगे यहां पर बॉइलिंग पॉइंट हमारा कम हो जाएगा, और उससे कम ही तापमान पर हमारा क्या होगा, तो पानी वगैरह उबलने लगता है। क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है और उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, इसलिए ऐसा होता है। ये बात हमारा मेरे भाई, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। बताओ, इससे आसान क्वेश्चन दुनिया में और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सीखने के लिए इस क्वेश्चन में बहुत कुछ है। कह रहा है किस विलयन का पीएच मान 7 से हमारा अधिक होता है। हम लोग मेरे भाई किस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक करेंगे, तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर करना होगा, तो हम लोग कहेंगे 7 से अधिक होगा तो हमारा क्षारीय विलयन होगा। इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप एक दो बात जानिए, और हम आपको बताते भी हैं, इस बात को आप हमेशा के लिए सीखिए भी। ये हमारा क्या होता है, पीएच मान यहां पर 7 होता है, यहां पर पीएच मान हमारा 0 होता है, यहां पर पीएच मान हमारा कितना कहेंगे 14 होता है। यानी कि जो मेरे भाई पीएच रेंज जो हमारा होता है, अगर इस पीएच रेंज की अगर हम बात करेंगे, तो पीएच रेंज हमारा कहां से कहां होगा, तो 0 से लेकर के हमारा 14 तक होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और पीएच जो हमारा स्केल बनाया गया है, वो सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने पीएच स्केल बनाया था। इस बात को ध्यान रखेंगे, और उसी में हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग यहां से देखो, कोई भी मेजरमेंट हमारा यहां से होता है, अगर आप इधर से इधर की ओर जाते हैं, तो क्षारीयता बढ़ती है, OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और अगर आप इधर से इधर की आएंगे, तो H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अम्लीयता बढ़ती है। सब तो आप जानते होंगे, कई बार हम आपको बता भी चुके होंगे, तो हम इस पर चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा मेरे भाई, अगर हम पीएच वैल्यू की बात करते हैं, अगर पीएच मान अगर 7 होता है, तो इसको हम न्यूट्रल अवस्था कहते हैं। ये हमारा कैसी अवस्था होती है, इसको हम लोग न्यूट्रल अवस्था कहते हैं। ये हमारा यहां पर न्यूट्रल अवस्था मानी जाती है। और न्यूट्रल अवस्था कहने का मतलब होता है कि ये उदासीन अवस्था को दिखाता है। ये उदासीन अवस्था होती है मेरे भाई। अगर हम यहां पर न्यूट्रल अवस्था बोल दिए, तो इसको हम लोग कैसी अवस्था कहेंगे, तो ये हमारा उदासीन अवस्था होता है। एक लाइन में इस बात को आप इतना जान लीजिए। दूसरी बात, अगर पीएच मान की अगर बात करते हैं, अगर पीएच का वैल्यू 7 से अगर ज्यादा होता है, इसको हम लोग कहते हैं यहां पर क्षारीयता मेरे भाई क्या होगा, यहां पर ये हमारा क्षारीय अवस्था कहलाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इधर जो भी अवस्था होगा क्षारीय अवस्था। अगर पीएच का मान अगर 7 से अगर कम होता है, तो इसको हम कहते हैं ये हमारा अम्लीय अवस्था होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये हमारी कैसी अवस्था होगी, तो यहां पर हम अम्लीय अवस्था की बात करते हैं। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मेरे भाई आपको आना चाहिए, और इसके हिसाब से ये सारे पॉइंट्स हमारे निकल करके आते हैं। अब यहां पर बात आती है कि मेरे भाई हमारे सामने में एक बफर सॉल्यूशंस की बात कही गई है। हम किसकी बात करते हैं, हम बफर सॉल्यूशंस की बात करते हैं। और बफर
बफर सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, कहेंगे हम कहेंगे पानी और नमक का जो घोल होता है उसी को बफर सॉल्यूशन कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा मेरे भाई। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पर पानी की बात करते हैं, और पानी और नमक का जो घोल होता है, पानी और नमक का यहां पर जो घोल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो बफर सॉल्यूशन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका मतलब मेरे भाई इसका जो पीएच मान हमारा होगा वो 7 से अधिक होगा। इसका पीएच मान हमारा 7 से अधिक होगा, लेकिन पीएच मान 7 से अधिक के, अच्छा बफर सॉल्यूशन की बात करा, सॉरी बफर सॉल्यूशन जो हमारा होता है ये किसको कहते हैं मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। यहां पर बफर सॉल्यूशन की बात कही गई है। वैसे तो ये हमारा 7 से अगर अधिक होगा तो ये क्षारीय माध्यम होगा, ये अम्लीय माध्यम हमारा नहीं होगा, ध्यान रखेंगे ये अम्लीय नहीं होगा। बफर सॉल्यूशन जो हमारा होता है ये किसको कहते हैं, तो हम लोगों को ध्यान रखना मेरे भाई कि बफर सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं इसका मान हमारा क्या होगा, कहेंगे 7 के बराबर ही होगा। ये चूंकि NaCl की बात कर रहे हैं, नमक की बात कर रहे हैं, और नमक का पीएच मान हमारा 7 होता है, इसका मतलब इसका पीएच मान हमारा 7 के आसपास ही होता है। इसका जो पीएच वैल्यू होगा हमारा 7 ही होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर अम्लीय होगा तो इसका पीएच मान हमारा 7 से यहां पर कम होगा, और अगर इसकी बात करते हैं तो यहां पर इसका पीएच मान हमारा 7 से क्या होगा, कि यहां पर ज्यादा होगा। यहां पर पीएच मान 7 से ज्यादा होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसलिए क्षारीय आप आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। आगे चलता है, चूहे मारने का जो विष होता है, जहर होता है, उस रासायनिक पदार्थ, किस रासायनिक पदार्थ से वो बनता है, ये बात आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो बताइए किस रासायनिक पदार्थ से बनता है, वो आपको पोटेशियम साइनाइड बोलते हैं और जिंक सल्फाइड के नाम से हम लोग जानते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। 2 तरह के जो केमिकल्स होते हैं ज्यादातर हमारा इस्तेमाल होता है, चूहा मारने वाला जो दवाई होता है उसके लिए 2 ही हम लोगों को ध्यान रखना है, एक तो पोटेशियम साइनाइड की बात करते हैं और दूसरा हमारा जिंक सल्फाइड भी होता है। तो चूहा मारने वाली जो दवाई होती है उसकी हम बात करते हैं, और इसको आप जान लीजिए मेरे भाई। चूहा मारने वाली जो दवाई हो, चूहा मारने वाली जो दवाई होती है, चूहा मारने वाली हम दवाई की अगर बात करते हैं तो चूहा मारने वाली जो दवाई होती है वो किसका बना होता है, तो आपको 2 टर्म याद रखना है इसमें मेरे भाई। याद रखना आपको कौन सा, तो पोटेशियम साइनाइड की हम बात करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम पोटेशियम साइनाइड की हम बात करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहां पर पोटेशियम साइनाइड हमारा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि पोटेशियम साइनाइड और हमारा क्या होगा मेरे भाई, तो हम लोग कहेंगे जिंक सल्फाइड भी हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम जिंक सल्फाइड की बात करते हैं, ये चीज आपको ध्यान है, ये जहरीला होता है। तो चूहा मारने की दवाई हमारा इसी से बनता, नहीं तो इससे बनता, ये केमिकल्स हमारा उसमें यूज होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आगे आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, तो सी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इथाइल अल्कोहल तो शराब होता है, इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल के नाम से हम लोग जानते हैं, और मिथाइल आइसोसाइनाइड मेरे भाई गैस ट्रेजेडी जो हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी, मिथाइल आइसोसाइनाइड ही वहां पर लीकेज हुआ था, ये भी जहरीली गैस है। लेकिन ये चूहा मारने वाला दवाई पूछा गया तो उसके हिसाब से हम लोग ये आंसर करेंगे, या तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका हाइड्रोजनेशन करते हैं। हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हम क्या करते हैं मेरे भाई, तो हम वनस्पति तेल को वनस्पति घी बनाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो वनस्पति तेल हमारा होता है ये कैसा होता है मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना ये अनसैचुरेटेड होता है, ये असंतृप्त हमारा होता है। याद रखना ये कैसा होगा, इसको हम लोग कहते हैं ये हमारा असंतृप्त यहां पर तेल होता है, और ये असंतृप्त तेल या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हमारा बना होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहने हमारा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से हमारा वनस्पति घी बनता है, तो हम कहते हैं इसको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से हम लोग जानते हैं। यहां पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन की हम बात करते हैं, तो मेरे भाई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाना या वनस्पति तेल से वनस्पति घी का बन जाना हमारे हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में ही इस्तेमाल होता है। इसलिए आंसर करेंगे मेरे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, और इसमें हाइड्रोजन हम लोग ऐड करते हैं। अगर ये बताइए मेरे भाई कि किसी में हाइड्रोजन की कमी है, अगर हाइड्रोजन जितना आप जोड़िए उतना बॉन्ड कम होता चला जाता है, इसका मतलब यहां पर डबल बॉन्ड है, हमारा डबल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन कम है, सिंगल बॉन्ड का तो हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, और इस प्रोसेस को हाइड्रोजनीकरण के नाम से हम लोग जानते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, इसी की बात कर रहे थे नियुक्ति बैच 4.0। आपको पता होगा कि इसमें बेहतरीन क्वेश्चन का समावेश हम आपको देंगे, आपके मार्क्स इतने अच्छे आएंगे कि आप सोच नहीं सकते हो। इस बार साइंस में किसी भी सूरत में हम लोगों को बेहतरीन स्कोर करना है, और जितने भी बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं सभी प्लेटफॉर्म का मेरे भाई स्वागत है, सभी बच्चे का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और इस बार किसी भी सूरत में हम लोगों को अच्छा स्कोर करना है, और एक एक बच्चे को हम कहना चाहते हैं कि सभी बच्चे इस बार रैंक देंगे, और मुझे इतना उम्मीद है, इतना मेहनत करने के बावजूद, इतना पसीना चुहाने के
बावजूद मुझे इतना विश्वास है कि एक बच्चे मेरे भाई यहां पर रैंकर्स होंगे और ये रैंकर्स बन के निकलेंगे, इतना मुझे उम्मीद है। लेकिन इनके लिए जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ आपको करना पूरा एकदम, इस बार मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ना। अगर थोड़ा भी आपको लगेगा तो उसको लगने वाली चीज को तुरंत साइड करना और सोचना मेहनत ही एक अच्छा विकल्प है इस बार रैंकर बनने का। आप रैंकर बन करके आएंगे, बस मुझे इतना विश्वास है कि तुम लोग कर लोगे। बस तुमको लगे रहना है, कंटिन्यूस अपना मेहनत को जारी बनाए रखना, कभी डिमोटिवेट नहीं होना, हमेशा सोचना है कि इस बार मेरा ही रिजल्ट होगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और श्योर हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, यहां पर हमारे सामने में एक क्वेश्चन दे रखा है और हम लोगों को यह बोला गया कौन सा इसमें से सही मिलान नहीं है वो आपको बताना है। बताइए इसमें से कौन सा सही सुमेलित हमारा नहीं है, वो आंसर करके आपको बताना है। इसमें कौन सा सही सुमेलित हमारा नहीं होता है। मेरे भाई एक बात आप समझिएगा, जो पायरीन हमारा होता है ना, ये जो हमारा पायरीन टर्म लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान रखना। पायरीन जो हमारा होता है ये कार्बन टेट्राक्लोराइड को कहते हैं। पायरीन हमारा किसको कहते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड की हम बात करते हैं। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड की हम बात करते हैं। और कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारा, इसको हम क्या कहेंगे? तो कार्बन मतलब एक कार्बन, और कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4 की हम बात करते हैं। मेरे भाई जो पायरीन हमारा होता है वो किसको कहते हैं? तो हम कहेंगे जो पायरीन हमारा होता है, ये पायरीन हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड को कहते हैं। अब यहां पर बात आती है कि जो कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारा होता है, याद रखना मेरे भाई, ये आग बुझाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल कहां पे करते हैं? इसका इस्तेमाल आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आग बुझाने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो किसको करते हैं? तो हम लोग सीधा कहेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा एक पायरीन के रूप में होता है। मेरे भाई कार्बन टेट्राक्लोराइड जो हमारा होता है वो किसी भी तरह का आग लग जाता है, आप सब जगह यूज कर सकते हैं। यही वो चीज है, यही वो केमिकल्स है कि आप दुनिया की सभी चीजों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर कहीं पर बिजली से आग लग गया वहां भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। दुनिया जहां आग लग गया वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई रोक ठोक नहीं है। लेकिन याद रखना मेरे भाई, जहां पर जिस चीज का अवेलेबिलिटी होता है, जो सस्ता होता है, हम उससे उसको आग बुझाते हैं। अगर लकड़ी में आग लगे तो पानी से बुझाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से आग लग गया तो पानी से कभी नहीं बुझाएंगे, क्योंकि उसमें करंट का फ्लो होता है इसीलिए। लेकिन जो पायरीन हमारा होता है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड को कहते हैं और ये आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब मेरे भाई ये मिलान हमारा किसी भी सूरत में सही हो जाएगा, क्योंकि अग्निशामक में ये हमारा इस्तेमाल होता है और अग्निशामक हमारा आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये कहीं ना कहीं हमारा करेक्ट आंसर है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड्स की हम बात करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड्स को हम लोग क्या कहते हैं? H2SO4 के नाम से जानते हैं। और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड्स हमारा होता है, ये अम्लीय वर्षा कराता है, इसमें भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा कहेंगे ये भी मैच कर जाएगा। मेरे भाई फुलरीन की हम बात करते हैं। ये जो फुलरीन हमारा होता है, हमारा कार्बन का, क्योंकि 60 कार्बन से बना हुआ हमारा ये फुलरीन होता है, इसलिए कार्बन 60 के नाम से हम लोग जानते हैं। और अगर ये टोटल कार्बन से ही बना हुआ है, इसका मतलब मेरे भाई ये कार्बन का बना हुआ, ये अपरूप होता है, इसमें दूसरा कोई हमारा अदर एलिमेंट नहीं होता है, ये कंप्लीट कार्बन का होता है। इसमें फ्लोरीन युक्त बोल दिया, जो कि हमारा टोटली गलत है। यानी कहने का मतलब मेरे भाई ये मिलान हमारा गलत हो गया, और जब गलत हो गया तो यही हम लोग को आंसर करना था और इसी को आंसर हम लोग करेंगे। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर जिस फुलरीन की हम बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, हम जिस फुलरीन की हम बात करते हैं उसके ऊपर हम फोकस करना चाह रहे हैं। यहां पर हमारा क्या कहेंगे, हम यहां पर फुलरीन की बात करते हैं और जो फुलरीन हमारा होता है ये फुटबॉल की संरचना के समान होता है। ये बात आपको ध्यान रखना। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो ये फुटबॉल की तरह होता है इसका स्ट्रक्चर, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये फुटबॉल की तरह इसका संरचना होता है। इसके स्ट्रक्चर कैसे होंगे? इसका स्ट्रक्चर फुटबॉल की तरह होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कार्बन 60 कार्बन मिलकर के बनता है, केवल और केवल कार्बन का ही बना हुआ होता है, इसलिए कार्बन का हम लोग यहां पर क्या कहेंगे, तो अपरूप भी फुलरीन को कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई ये सब टर्म इंपॉर्टेंट है, सभी टर्म को आप ध्यान रखिएगा। अगर सीएनजी की बात करते हैं, सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अभी की डेट में आप देखिएगा बहुत सी गाड़ियां ऐसी आ गई जो सीएनजी गाड़ियां होती है, जिसमें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को भरा जाता है। और इस सीएनजी का सबसे जो मुख्य घटक वाला गैस होता है, जो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, वो मीथेन गैस होता है। ये बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई। इसीलिए अगर हम लोगों को ये क्वेश्चन कभी भी पूछेगा तो कहेंगे सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से जानेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि जब कभी भी मेरे भाई सीएनजी की बात कही जाती है, इस सीएनजी में हमारा मुख्य रूप से जो गैस होता है वो कौन सा होता है? तो आप याद रखना मेरे भाई कि मुख्य रूप से जो हमारा गैस होता है वो कौन सा? कहेंगे मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना कि इसमें मीथेन गैस पाया जाता है। मुख्य रूप से हमारा मीथेन गैस इसमें होता है, ये बात आपको, मीथेन गैस हमारा होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो सीएनजी की अगर बात करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात करते हैं, इसमें प्रोपेन भी होगा, लेकिन मुख्य रूप से हमारा कौन होगा? तो कहेंगे मीथेन गैस CH4 हमारा होता है, जिसका पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की हम बात करते हैं। और याद रखना मेरे भाई, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, याद रखना पॉल्यूशन नहीं होगा। ये मेरे भाई पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है, याद रखेंगे। अभी के डेट में जितनी भी गाड़ियां हैं सब हमारा यहां पर पॉल्यूशन लेस होता
होता है, चूंकि उसमें सीएनजी का इस्तेमाल किया जाता है, चूंकि आप मीथेन गैस यूज कर रहे हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, एस्प्रिन हमारा कहां से मिलती है, ये आपसे पूछा गया। सबसे पहले तो मेरे भाई मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर हम एस्प्रिन की हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एस्प्रिन की बात करते हैं, तो ये दर्द निवारक दवाई होता है, ये सभी को पता होना चाहिए। ये अगर आपको कहीं पर मेरे भाई दर्द हो रहा है, दर्द निवारक दवाई हमारा ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है, ध्यान रखेंगे, ये दर्द निवारक दवाई होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन ये हमारा किससे प्राप्त होता है, याद रखना मेरे भाई, विलो वृक्ष की छाल से ये प्राप्त होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का है, ये विलो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। विलो वृक्ष की जो छाल होती है यहां पर, उससे प्राप्त हो, विलो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और मेरे भाई ये हमारा एग्जाम का क्वेश्चन है, इसलिए इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम आस्किंग ये पॉइंट है, आपके एग्जाम में कई बार ये चीज पूछता है, ये किससे हमारा ये मेडिसिन बनता है, तो आपको याद रखना है, ये एग्जाम आस्किंग क्वेश्चन है, इसको किसी भी सूरत में आप जाने नहीं दीजिएगा और किसी भी सूरत में आप इसको लिख करके लिख लीजिएगा। तो विलो वृक्ष की छाल से ये प्राप्त होता है, एस्पिरिन की बात करते हैं। तो मेरे भाई ये पृथ्वी से नहीं, ये पेट्रोलियम पदार्थ नहीं है, हम कहेंगे एक पेड़ की छाल से प्राप्त होता है और उसी से एस्पिरिन बनाई जाती है। और एस्पिरिन हमारा दर्द निवारक दवाई होता है। अगर आपको दर्द निवारक दवाई कहने का मतलब कहीं से भी कोई भी दर्द की बात आती है, शरीर दर्द करता है, सर दर्द करता है या फिर इस तरीके से, तो आप कह सकते हैं मेरे भाई इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको पता होगा कि मलेरिया की दवाई कुनेन होता है, और मलेरिया की दवाई जो कुनेन बनती है सिनकोना के छाल से बनता है, वैसे ही ये भी हमारा होता है, हम कहेंगे विलो वृक्ष की छाल से ये प्राप्त होता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगिक किरणों का विच्छेदन करता है। मेरे भाई परावैंगिक किरण को क्या करता है, तो ये रिटर्न कर देता, कट ऑफ कर देता, आने नहीं देता, हमारी आंखों में पड़ने नहीं देता। हम कहते हैं वो धूप चश्मा में हमारा यूज करते हैं। उस ग्लास का इस्तेमाल कहां पे करेंगे, तो धूप चश्मा में कहते हैं, और उसको क्रूक्स कांच का ग्लास हम लोग कहते हैं। इसी का इस्तेमाल हम कहां पे करते हैं मेरे में, तो याद रखना सन ग्लासेस में यूज करते हैं। ये हमारा सन ग्लास की हम बात करते हैं, या फिर इसी को आप कह सकते हैं कि धूप चश्मा की हम बात करते हैं। तो जो धूप चश्मा होता है, ये धूप चश्मा क्या करता है मेरे भाई, तो अल्ट्रा वायलेट रे को काटता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये किसको काटता है, तो याद रखना ये जो यूवी रे है, यूवी रे को ये क्या करता है, तो कहेंगे काटता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये यूवी रे को काटता है, और जो हमारा अल्ट्रा वायलेट रे होता है, जो सबसे हार्मफुल रेडिएशन होता है, जो हमारे सूर्य से निकल करके आती है, उसको पहले बैक कर देता, हमारी आंखों से पड़ने से उसको रोक देता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मेरे भाई ये तो हमारे आंसर्स हो गए, लेकिन आपको ध्यान रखना जो पायरेक्स कांच का जो ग्लास होता है, याद रखना मेरे भाई ये बोरोसिलिकेट का बना होता है, ये बोरोसिलिकेट हमारा ग्लास होता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर हम बोरोसिलिकेट की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि बोरोसिलिकेट ग्लास हमारा कौन सा होता है, कहेंगे बोरोसिलिकेट जो ग्लास होता है हमारा पायरेक्स ग्लास को कहते हैं। और ये कई बार पूछा, एक बार नहीं, आपके एग्जाम आस्किंग क्वेश्चन है। और जो बोरोसिलिकेट ग्लास होता है मेरे भाई याद रखना है, हाई टेम्परेचर हमारा क्या करता है, रेजिस्टेंस वाला होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये कैसा होता है, कहेंगे ये हमारा हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस वाला ये ग्लास होता है। हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं, और हम कहते हैं ये हमारा हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस वाला ग्लास होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये कैसी ग्लास है, तो कहेंगे हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस ग्लास होता है, यानी कि बहुत अधिक तापमान पर भी हमारा ये ग्लास नहीं टूटता, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और इसी का इस्तेमाल हम लोग कहां पर करते हैं, तो लैबोरेटरी में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लैब में करते हैं। तो जो लैबोरेटरी हमारा होता है उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेबोरेटरी में इसको, लैब में इसका इस्तेमाल करते हैं, और वहां पर पायरेक्स कांच का ही ग्लास हमारा इस्तेमाल होता है। सोडा जो ग्लास हमारा होता है, इस सोडे ग्लास की हम बात करते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि सोडा वाटर हमको पीना है, सोडा वाटर पीना, इसका मतलब मेरे जो सोडा ग्लास हमारा होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये कैसा होता है, कहेंगे ये हमारा नॉन रिएक्टिव होता है। ये कैसा होगा, तो नॉन रिएक्टिव होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसीलिए इसमें सोडा को भर कर रखा जाता है, और आप इसका इस्तेमाल कभी भी करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, छोटे छोटे पॉइंट है, खास करके ये एग्जाम आस्किंग क्वेश्चन है, ये कई बार पूछता है। इसमें जितने भी पॉइंट बताएं वो सब के सब काम का है, इसमें जो पॉइंट बताएं वो काम का है, और आपके एग्जाम में ये पूछता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई, मिलान करना, ये तो मिलान करने वाली बात है। और कॉपर सल्फेट को हम कहते हैं नीला थोथा के नाम से जानते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4 को कहते हैं। और याद रखिएगा यही हमारा नीला थोथा होता है। लेकिन आपको मेरे भाई मिलान करना, एक बात बताइए, जो मुझे पता है उसके हिसाब से हम लोग आंसर करेंगे। इससे पीछे मैंने एक बात बताया था मेरे भाई, याद कीजिएगा कि हमने बात बताया था, एक बात आप ये ध्यान में रखना, चूहा मारने वाला दवाई हमारा यहाँ पर जिंक सल्फाइड या जिंक फॉस्फाइड हमारा होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसको आप जिंक फॉस्फाइड कहिए, जिंक सल्फाइड नहीं, इसको जिंक फॉस्फाइड के नाम से आप ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जिंक हमारा ये फॉस्फाइड होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये हमारा जिंक फॉस्फाइड होता है, ये चूहा मारने वाला दवाई। अगर हम लोग को यहां पर मिलान करना होगा तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका दे रखा है, बताइए मेरे भाई, जिंक फॉस्फाइड की बात कर रहा है। और जिंक फॉस्फाइड हमारा क्या है, रोडेंटोनासी कहने का मतलब होता है, रोडेंटोसाइड कहने वाला हमारा चूहा मारने वाली दवाई को कहते हैं, याद रखेंगे।
ये चूहा मारने वाली दवाई होती है, इस बात को ध्यान रखना। चूहा मारने वाली जो दवाई है ना, उसी को हम लोग कहते हैं चूहा मारने वाली जो दवाई होती है। चूहा मारने वाली जो दवाई होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? तो ये हमारा रोडेंटिसाइड के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि जिंक सल्फाइड हमारा कंडक्ट हो जाए। डी का तो 4 मैच कर जाएगा। अगर मेरे भाई डी का 4 मैच करा तो ये सही है, ये सही है, ये गलत हो गया, गलत हो गया, तो इस ऑप्शन को ऐसे ही काट दीजिए, इसकी कोई यूज नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, यहां पर सिल्वर आयोडाइड दे रखा है और हमारे सामने कृत्रिम वर्षा यानी कि इसकी बात कर रहा है, तो आपको मिलान करना है। इओसिन जो मेरे भाई यहां पर होता है ना, ये हमारे स्याही में होता है। कहां पे होता है? स्याही में होता है। इसका मतलब बी का हमारा 3 मैच करेगा। अगर बी का 3 मैच कर गया तो बी का यहां 1 है, यानी कि ये भी ऑप्शंस आपके कट गए और आंसर क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ए का 2 है और ए का 2 जो हमारा नीला होता, कॉपर सल्फेट होता, हमारा कवकनाशी होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और सिल्वर आयोडाइड हमारा यहां पर कृत्रिम वर्षा जब करवाना होता है तो सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला कहता है मेरे भाई कि कौन से तत्व हमारे, कह रहा है कि तत्व में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः हमारा वो जल उठता है? तो हम लोग याद रखेंगे मेरे भाई, हमारा व्हाइट फॉस्फोरस की हम बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? व्हाइट फॉस्फोरस की बात करते हैं। ये हमारा रात अंधेरे में भी हमारा ये स्वतः जल उठता है, लेकिन वायु के प्रेजेंस में जलता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जो रेड फॉस्फोरस होता है ये कहां पर होता है? तो जो माचिस जो होता है उस माचिस के सतह पर रेड फॉस्फोरस हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और आगे चलते हैं। अगला हमारा दे रखा है कि किस यौगिक का उपयोग हम लोग अग्निरोधक कपड़ा में करते हैं। अग्निरोधक कपड़ा जिसमें हमारा आग नहीं लग सकता है, वो कपड़ा मेरे भाई किसका होगा? तो हम लोग यहां पर कहेंगे एल्युमिनियम सल्फेट का होता है। ये किसका होगा? तो यहां पर कहेंगे एल्युमिनियम सल्फेट का होगा। और एल्युमिनियम सल्फेट कहने का मतलब है NaL और हम कहेंगे SO3 की बात करेंगे और इसी का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा कैसा होगा मेरे भाई? तो हम सीधे कहेंगे ये हमारा फायर प्रूफ होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये हमारा फायर प्रूफ होता है, यानी कि आग नहीं लगता इसमें। ये फायर प्रूफ हमारा क्या होता है? यहां पर कपड़ा होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो फायर प्रूफ कपड़ा हमारा कौन सा? जिसमें हमारा ये चीज मिक्स कर दिया था, एल्युमिनियम सल्फेट को मिक्स कर दिया, उसी को हम लोग कहते हैं फायर प्रूफ कपड़ा के नाम से जानते हैं। याद रखना पड़ेगा आपको, इसको एल्युमिनियम सल्फेट के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे चलते हैं। कवक पौधा में नहीं पाया जाता है। मेरे भाई कहता है कि जो कवक है वो पौधा में नहीं पाया। कवक पौधा में क्या नहीं पाया था? कवक पौधा में क्या नहीं पाया था वो आपको बताना है। तो मेरे भाई कवक पौधा में हमारा क्लोरोफिल नहीं होता, इस बात को आप देखिए। यहां पर आप सीधा कहिए, क्योंकि हम कवक की अगर बात करते हैं तो एक बात तो श्योर है कि अगर हम कवक की बात करते हैं, और कवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग फंगी कहते हैं या फंजाई कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई कि कवक हमारा सरे गले पदार्थों से अपना भोजन करता है। ये किससे करता है? तो ये सरे गले पदार्थों से अपना भोजन करता है। सरे गले पदार्थों से क्या करता है? सरे गले पदार्थों से ये अपना भोजन बनाता है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सरे गले पदार्थों से अपना भोजन बनाता है, और सरे गले पदार्थों से अगर ये भोजन बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कवक कहते हैं, ध्यान रखना। और जो कवक हमारा होता है इसको हम लोग मृतोपजीवी के नाम से हम लोग जानते हैं, याद रखेंगे। ये हमारा मृतोपजीवी होता है, इस बात को ध्यान रखना। और मृतोपजीवी को हम लोग क्या कहते हैं? सेफ्रोट्रॉप्स के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा सेफ्रोट्रॉप्स हमारा कहलाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये सरे गले पदार्थों से अपना भोजन बनाता है मेरे भाई। और याद रखना ये कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं करता। फोटोसिंथेसिस वही करेगा जो हमारे जिसमें क्लोरोफिल होता है। शैवाल फोटोसिंथेसिस कर सकता है, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस हमारा नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखें। हाँ, ये प्लांट है, कवक हमारा प्लांट है अगर मान लेते हैं, ये क्या करेगा? ऑक्सीजन लेगा, या फिर हम कहेंगे शोषण की क्रिया करेगा, ऑक्सीजन लेगा, या फिर हम कहेंगे यहां पर हम बात करते हैं मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, इसका भी इस्तेमाल करता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कवक पौधे में क्या नहीं पाया जाता? कहेंगे क्लोरोफिल नहीं होता, इस बात को आप ध्यान रखें। ये उसमें नहीं पाया जाता है, ये उसमें नहीं पाया जाता है। इस तरीके से हम आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा यहां पर राइट हो जाएगा। आगे मेरे भाई बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए टीजीटी साइंस के लिए अलग से बैचेज आप दिख रहे होंगे। टीजीटी साइंस के साथ कॉमन पेपर का इंजेक्शन बैच आपको मिलेगा। इंजेक्शन बैच 3 तरह का इंजेक्शन बैच आपको मिलेगा, और ये सभी के सभी न्यू बैचेज हैं। और न्यू बैचेज में मेरे भाई क्लास करने का भी बेहतरीन मौका है, क्योंकि अभी लगातार 4-5 महीने ये क्लासेस बेहतरीन तरीके से चलेगी, ताकि आपकी अगर थोड़ा भी कमजोरी कहीं पर भी होगी तो वो मेरा दायित्व बनता है कि हम आपको एक एक जगह से सब कुछ खोज करके आपको आपकी क्लास में करवा दें, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने थ्योरी को कर पाए, ताकि आपको एग्जाम में स्कोर करने में कोई परेशानी नहीं हो पाए। मेरे भाई चिलगोजा की अगर हम बात करते हैं ना, तो चिलगोजा हमारा क्या है? क्योंकि हमारा जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होता है इसको हम लोग पाइन कहते हैं, उसी की हम बात करते हैं। चिलगोजा किसके बीज से प्राप्त होता है? तो याद रखना मेरे भाई, चिलगोजा जो हमारा प्राप्त होता है ये पाइन के प्रजाति बीज से, पाइन के बीज से हमें प्राप्त होता है, पाइन के बीज से प्राप्त होता है। और अगर हम इस पाइन की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना, ये जो पाइन हमारा होता है ये जिम्नोस्पर्म प्लांट जिसको हम कहते हैं उसकी हम बात करते हैं। ये कौन सा मेरे भाई? तो हम कहेंगे यहां पर
जिम्नोस्पर्म प्लांट की अगर हम बात करते हैं, और जिम्नोस्पर्म प्लांट कहने वाला हमारा कैसा कहते हैं, इसको हम लोग सीधा कहेंगे मेरे भाई, ये कैसा हो जाएगा, कहेंगे जिम्नोस्पर्म प्लांट हम उसको कहते हैं जो हमारा इस तरीके से हम कह सकते हैं अनावृत जो हमारा पौधा होता है हम उसकी बात करते हैं। ये अनावृत जो बीजी होता है उसकी हम बात करते हैं, अनावृत बीजी जो हमारे पौधे होते हैं हम उसकी बात करते हैं। तो जो अनावृत बीजी पौधा होता है उसी को जिम्नोस्पर्म प्लांट कहलाते हैं। उसी में हमारा पाइन आता है, और इसी पाइन की बीज से, याद रखना, इसी पाइन के बीज से, इसी पाइन के बीज से चिलगोजा बनाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा चिलगोजा होता है, चिलगोजा बनाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। ये चिलगोजा बनाया जाता है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, चिलगोजा बनाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रख, चूंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो मेरे पास पाइन की बात करते हैं, स्प्रूस की बात करते हैं, देवदार की बात करते हैं, चीर की बात करते हैं, ये सब हमारे क्या तो जिम्नोस्पर्म है। और जिम्नोस्पर्म जो प्लांट हमारा होता है अनावृत है, अनावृत बीजी होगा। और याद रखना इसमें मेरे पास फूल होता है, इसमें फूल होगा, इसमें बीज होता है, लेकिन बीज का बाहरी आवरण नहीं होता है। कहते हैं इसमें मेरे भाई कि फूल भी होगा, बीज भी होगा, लेकिन इसमें फल नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना, ये फल नहीं होता, कई बार ये पूछता है, इसलिए आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। साइकस भी हमारा जिम्नोस्पर्म प्लांट ही होता है, लेकिन मेरे भाई चिलगोजा जो हमारा होता है, जिससे चिलगोजा बनता है, वो पाइन से बनता है। इस बात को आप ध्यान रखें, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, पाइन के बीज से ही चिलगोजा बनता है। आगे चलते हैं, कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस ऑफ, मेरे भाई ये तो कई बार बता चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से हम लोग जानते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, कहेंगे श्वसन की क्रिया होती है, ये बात आप सभी को पता होगा। अगर लौंग की बात करते हैं मेरे भाई, लौंग का जो खाने वाला हिस्सा हमारा होता है वो कौन सा, फ्लावर बड के नाम से हम लोग जानते हैं, और ये फूल कली के नाम से हम लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 2,4-D जो हमारा होता है ये खरपतवार नाशी होता है। याद रखना हमारा कैसा होता है, खरपतवार नाशी को 2,4-D के नाम से हम लोग जानते हैं। और इस तरीके से मेरे भाई कई बार ये क्वेश्चन पूछता है, तो आपको याद रखना कि 2,4-D का फुल फॉर्म होता है कि 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड के नाम से हम लोग जानते हैं। इस बात को ध्यान रखना, 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिड के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा फिनॉक्सी एसिटिक एसिड के नाम से हम जानते हैं, इसको फिनॉक्सी एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये क्या है, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई खरपतवार नाशी होता है। ये हमारा खरपतवार ध्यान रखेंगे, ये कैसा कहेंगे, इसको हम लोग खरपतवार नाशी के नाम से हम लोग जानते हैं। ये खरपतवार नाशी होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यानी मेरे भाई आप समझ लीजिए कि खरपतवार को खत्म करना होगा तो इसी का छिड़काव करते हैं और इससे बच जाते हैं। अगर कोई एक्सप्लोसिव पदार्थ की अगर बात करता है मेरे भाई, तो याद रखना जो एक्सप्लोसिव पदार्थ हमारा होता है वो कौन होगा, तो आरडीएक्स, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछता है। अगर आपको ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन बोलने में कोई भी खर्च नहीं होना चाहिए मेरे भाई। और इसी से हमारा क्या बनता है, कहेंगे डायनामाइट बनता है। तो डायनामाइट भी हमारा क्या कहेंगे, यहां पर हम लोग सीधा कह सकते हैं कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन से डायनामाइट बनता है, और ये हमारा एक्सप्लोसिव पदार्थ होता है। ये भी चीज आपको ध्यान रखना होता है। तो 2,4-D हमारा क्या कहेंगे, 2,4-D हमारे यहां जो डी दे रखा है हम कहेंगे ये हमारा खरपतवार नाशी के रूप में हमारा जाना जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे भाई यहां पर देख लीजिए, कहता है कि फलियां की बात करते हैं, और फलियां हम लिगुमिनस प्लांट को कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। फलियां हम किसको कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये हमारा लिगुमिनस प्लांट को हम फलियां कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारे लिगुमिनस प्लांट होते हैं उसी को हम फलियां कहते हैं, और वहीं में फलेदार पौधे होते हैं। और जो लिगुमिनस प्लांट होता है मेरे भाई, ये दलहनी फसल को कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जितने भी दलहनी फसल होते हैं, जितने भी दलहनी फसल होते हैं, दलहनी फसल जितने भी दलहनी फसल हो, दलहनी फसल को क्या कहते हैं, लिगुमिनस प्लांट कहते हैं। और दलहनी फसल में मेरे भाई भरपूर प्रोटीन होता है। ये बात तो आप सबको पता होगा। इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें भरपूर प्रोटीन पाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना। दलहनी फसल जो दाल निकलती है, उस दाल में हम कहेंगे इसमें भरपूर प्रोटीन होता है, इसमें भरपूर प्रोटीन होता है। इस बात को आप ध्यान रखें। दलहनी फसल से क्या निकलता है मेरे भाई, हम लोग दाल बनाते हैं, और इस दाल में कहते हैं भरपूर प्रोटीन होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे भाई क्वेश्चंस जो है अलग अलग रूप में आपको अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, इसलिए क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। बताइए, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है, क्योंकि फलियां मतलब कहने वाला दलहनी फसल की बात कर रहा है। फलियां अगर बोल दिया तो ये अत्यधिक पौष्टिक क्या होगी, तो मेरे भाई इसमें प्रोटीन हमारा भरपूर मात्रा में होता है। इसलिए कहा जाता है कि आप दाल वाल खाते रहिए तो प्रोटीन आपको मिलता रहेगा। दाल में बहुत प्रोटीन हमारा पाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपसे प्रचुर मात्रा में पूछा है, क्या पूछता है, यहां पर प्रोटीन की हम बात करते हैं। तो ये दलहनी फसल होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा मेरे भाई, कि ये भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं कि इस दलहनी फसल की तो हम बात कर रहे हैं, जिसको हम लिगुमिनस प्लांट हम कह रहे हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये जो हमारा दलहनी फसल होता है, इस पर क्वेश्चन पूछता है कि दलहनी फसल की जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। याद रखेंगे, इसकी जड़ में क्या होगा, तो कहेंगे इसकी जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
इसकी जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। इसकी जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, इसको किसी भी सूरत में आप ध्यान रखेंगे। इसकी जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया हमारा होता है, ये कैसा संबंध बनाता है? सहजीवी संबंध बनाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये प्लांट के साथ हम सीधा कहते हैं ये सहजीवी संबंध बनाता। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई। दलहनी फसल के साथ ये कैसा संबंध बनाता? कहेंगे सहजीवी। और इसी को हम कहते हैं यहां पर म्यूचुअलिज्म कहेंगे। इसी को हम लोग क्या इसी को हम लोग कहते हैं यहां पर क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इसका नाम और क्या होता है आप सभी लोग मेरे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लेकिन हम लोग सीधा जानेंगे दलहनी फलियां कह दिया, मतलब फलीदार पौधे की बात करें, लिग्यूमिनस प्लांट की बात करें, उसके जड़ में हम कहते हैं यही बैक्टीरिया पाया जाता है। और दलहनी फसल जो हमारा होता है उसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन हमारे होते हैं। आंसर आगे चलते हैं। आयोडीकृत जो लवण होते हैं मेरे भाई वो कौन सा होगा? तो आयोडीकृत जो लवण होते हैं हमारे कौन से होते हैं? तो हम कहेंगे पोटेशियम आयोडाइड के नाम से हम लोग जानते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। प्रोटीन के पाचन में जो सहायक हमारा होगा वो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। और ट्रिप्सिन एंजाइम जो हमारा होता है, याद रखना मेरे भाई, ये प्रोटीन का पाचन करता है। ये तो सभी लोग को मैंने कितनी बार बताया है, ये प्रोटीन का पाचन करेगा। इस बात को आप किसी भी सूरत में ध्यान रखिए, प्रोटीन का पाचन करता है। लेकिन याद रखना जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है हमारे अग्न्याशय से सिक्रेट करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये अग्न्याशय के बीटा सेल, ध्यान रखना मेरे भाई, ये अग्न्याशय से सिक्रेट करता है। इस चीज को आप ध्यान, ये अग्न्याशय से सिक्रेट करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं? तो हम यहां पर ट्रिप्सिन की बात करते हैं। ट्रिप्सिन एक एंजाइम्स है जो कि प्रोटीन का पाचन करने का काम करता है। आगे चलते हैं। डब्ल्यूबीसी का बनना और आरबीसी का विनाश होना। मेरे भाई हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको कहते हैं? आप ही बता दीजिए। अगर हम यहां पर सीधा लिखें कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी को इसको कहते हैं, तो आपको बताना होगा कि मेरे भाई ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको कहा जाता है। तो सीधा आप समझ लीजिए कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहने का मतलब है कि आरबीसी का कब्रगाह हम किसको कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। तो आरबीसी का जो कब्रगाह हमारा होता है वो कौन होता है? आरबीसी का जो कब्रगाह हमारा होता है, आरबीसी का कब्रगाह हम स्प्लीन को कहते हैं। ये बात हम सभी लोगों को मेरे भाई बोलना चाहिए। और स्प्लीन की अगर हम बात करते हैं, ये स्प्लीन हम लोग हिंदी में स्प्लीन को क्या बोलेंगे? तो इसी को हम लोग प्लीहा के नाम से जानते हैं। स्प्लीन को हम क्या कहेंगे? तो इसी को हम प्लीहा कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो एक क्वेश्चन तो मेरे भाई ये पता चल गया कि आरबीसी ऑफ ग्रेवयार्ड यानी कि आरबीसी की जो मृत्यु होती है हमारा कहां पे? स्प्लीन पे होता है। स्प्लीन में होता है, ये बात हम सभी लोगों को पता होगा। और इसका निर्माण बोन मेरो में होता है। लेकिन इस स्प्लीन की जो हम बात कर रहे हैं ना, इस पर एक और फेमस क्वेश्चन पूछता है और वो कई बार एग्जाम में पूछा गया। उस बात को आप ध्यान में रखेंगे मेरे भाई। स्प्लीन को हम लोग क्या कहते हैं? रिजर्वायर, यानी कि ये ब्लड का रिजर्वायर भी कहलाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये हमारे ब्लड का रिजर्वायर भी होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये हमारे ब्लड का रिजर्वायर भी होता है। ये हमारे ब्लड का रिजर्वायर भी होता है। इस बात को आप ध्यान रखें। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। या फिर आपसे ये कह सकते हैं मेरे भाई, रिजर्वायर नहीं कह के आप ये कह सकते हैं, ये आप कह सकते हैं मेरे भाई कि ये ब्लड का हम कह सकते हैं रिजर्व ब्लड हमारा इसमें होता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। इस तरीके से आप कह सकते हैं। या फिर ब्लड का रिजर्वायर भी हमारा ये कहलाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलो उसको मेंशन कर देते हैं। ये हमारा क्या होगा? कहेंगे ये ब्लड का रिजर्वायर भी होता है। इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। कई बार इस तरह का लैंग्वेज लिख करके क्वेश्चन में पूछेगा, यानी कि जहां पर ब्लड हमारा जमा होता है, इमरजेंसी के दौरान यूज होता है, हम कहेंगे प्लीहा से यूज होता है। लेकिन प्लीहा में हम कहते हैं मेरे भाई कि प्लीहा में यहां पर आरबीसी की मृत्यु होती है। ये बात आपको किसी भी सूरत में पता रखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी का विनाश बोला है। तो डब्ल्यूबीसी का बनना कहां पे? तो बोन मेरो में ये बनता है। डब्ल्यूबीसी आरबीसी वगैरह जो बनता है वो बोन मेरो में बनता है। लेकिन आरबीसी का विनाश को लेकर के हम कहेंगे प्लीहा में। इसका मतलब कुछ मात्रा में हम कहेंगे डब्ल्यूबीसी वहां भी बनता होगा। लेकिन डब्ल्यूबीसी हमारा जो होता है उसका आकार बदलते रहता है। और डब्ल्यूबीसी याद रखना हमारे ब्लड में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता को बनाता है। यह चीज आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पेंक्रियाज जो हमारा होता है ना, ये हमारा कैसा होता है? कहेंगे पेंक्रियाज हमारी ऐसी ग्रंथि होती है और इस ग्रंथि को हम कहते हैं ये हमारा कैसी ग्रंथि है मेरे भाई? इंडोक्राइन भी होगा और एक्सोक्राइन भी होगा, क्योंकि एंजाइम्स और हार्मोन दोनों का सिक्रेशन हमारे पेंक्रियाज से होता है और इसीलिए इसको मिश्रित ग्रंथि का नाम हम देते हैं। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में आपको उल्टी का नियमन केंद्र की बात? देखो किसी को अगर वॉमिटिंग होता है तो वो चाह करके भी अपनी वॉमिटिंग को नहीं रोक सकता है, क्योंकि मेरे भाई वॉमिटिंग हमारा कैसी प्रक्रिया होती है? तो हम वॉमिटिंग की अगर बात करते हैं, हम कहते हैं यहां पर उल्टी का जो नियमन केंद्र हमारा होता है, या फिर उल्टी की हम बात कर लेते हैं, ये जो उल्टी हमारा होता है या वॉमिटिंग किसी को अगर हो जाता है तो अनैच्छिक क्रियाएं होती है। ये किसकी कैसी क्रिया है? तो आप सीधा कहेंगे सर ये तो अनैच्छिक क्रियाएं हैं। और कोई भी अगर अनैच्छिक क्रिया को अगर कंट्रोल करने की बात आती है तो आपको ध्यान रखना है कि अनैच्छिक क्रिया हमारे शरीर में जो कुछ भी होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको कंट्रोल करने की जब कभी भी बात आती है तो आपको ध्यान रखना कि कंट्रोल करने के लिए उसके लिए कौन काम करता है? तो याद रखना मेरे भाई मेडुला ऑब्लांगाटा
करता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? तो हम यहां पर मेडुला ऑब्लांगाटा की बात करते हैं। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। मेडुला ऑब्लांगाटा हमारा होता है जिसको कंट्रोल करता है, अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करने के लिए जाना जाता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर ऐच्छिक क्रिया, जो भी चीजें हमारे शरीर में होती है, जितने भी ऐच्छिक क्रिया की हम बात करते हैं, और आपको ध्यान रखना है कि ऐच्छिक क्रिया को अगर कंट्रोल करने की अगर बात होती है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारा कौन काम करता है? इसको हम लोग यहां पर सेरेब्रम के नाम से हम लोग जानते हैं। यह चीज आपको ध्यान रखना है, जो कि मेरे अग्र मस्तिष्क का यह भाग होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क कहते हैं, और ये हमारे अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये हमारे अग्र मस्तिष्क का ये भाग होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये हमारे पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। तो मेडुला ऑब्लांगाटा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे मेरे भाई यहां पर सारथी बैच आपको दिख रहा होगा, जो कि विकास सर के द्वारा दिया जाता है कॉमन पेपर के लिए। ये बैचेज हैं, और सर आपको बहुत कम समय में अच्छे तरीके से तैयार करा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि साइंस में बहुत अच्छा करना है, और साइंस में आपको स्कोर हम करा देंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। इस बार मेरा जो भी क्लासेस कर रहा होगा उसके स्कोर न मेरे भाई उस जगह पे पहुंचा दे, तो फिर काहे के लिए? आप मेहनत करते रहिए मेरे साथ, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन को लाते रहेंगे, और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी करा देंगे। और आपको मैं बताना चाहता हूं मेरे भाई कि हम अपना साइंस तो आपको करा ही देंगे, और साथ ही साथ कॉमन पेपर का अगर सर का साथ अगर मिल गया तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, और आपके रिजल्ट भी कंफर्म होंगे, इसकी भी गारंटी है मेरे भाई। तो आपको ये सारथी बैच प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। वहां से इस कॉमन पेपर की क्लासेस आप कर सकते हैं, जिसमें आपको इस तरह से कॉमन पेपर कराया जाएगा, ताकि कम कंटेंट में अच्छे कंटेंट देकर के आपको अच्छे तरीके से करा दिया जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। और मेरे भाई ये आपके बीपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन आपके सामने है। ये बीपीएससी एग्जाम का पूछा गया सबसे फेवरेट क्वेश्चन हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे मेरे भाई। हरगोविंद खुराना को कौन नहीं जानता है? और हरगोविंद खुराना की जब बात करते हैं तो हरगोविंद खुराना को मेरे भाई नोबेल प्राइज दिया गया था, इस बात को ध्यान रखना। जेनेटिक कोड की खोज के लिए, इस बात को ध्यान रखें। किसकी खोज के लिए? तो जेनेटिक कोड की खोज के लिए इनको क्या दिया गया था? कहेंगे जेनेटिक कोड की खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। कई बार ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछी है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन आपको ध्यान, हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का खोज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। कब? तो 1968 की बात करते हैं। एग्जाम के ऑप्शन के साथ ये आपका ईस्वी के साथ आपके एग्जाम में आता है। तो मेरे भाई आप सीधा कह सकते हैं जेनेटिक कोड का खोज कहने वाला जीन संश्लेषण के लिए उनको दिया गया था। यानी मेरे भाई इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो हमारा बी आंसर तो हमारा यहां पर राइट हो ही जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि प्रोटीन का संश्लेषण, सबसे पहले प्रोटीन के संश्लेषण के बारे में अगर कोई बताया था तो हरगोविंद खुराना ही उसमें से शामिल, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए, यानी किस आविष्कार के लिए मेरे भाई ये बोला गया, सम्मानित किया गया था? किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो जीन संश्लेषण के लिए इनको सम्मानित किया गया था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए ये इन्होंने अपना पहला कंसेप्ट बताया था, लेकिन इनको जो दिया गया मेरे भाई आविष्कार के लिए, तो हम कहेंगे जीन संश्लेषण या फिर जेनेटिक कोड के लिए ही दिया गया था। और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको फोकस करना किस आविष्कार के लिए दिया गया, तो जेनेटिक कोड की खोज के लिए, जीन संश्लेषण के लिए दिया गया था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन मेरे भाई प्रोटीन संश्लेषण का भी इन्होंने कंसेप्ट बताया था, इस बात को आप ध्यान। एबोला मेरे भाई वायरस है, और एबोला जो वायरस है हम कहेंगे यहां पर कैसा होगा कि यहां पर डेडली वायरस होता है। एबोला वायरस की हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। एंटीबायोटिक हमारा क्या होगा? एस्प्रिन तो मेरे भाई दर्द निवारक दवाई हमारा होता है। और अगर हम बात करते हैं एंटीबायोटिक का तो कहेंगे पेनिसिलिन हमारा, हम कह सकते हैं हमारा सबसे पहला एंटीबायोटिक हमारा यही था। पेनिसिलिन की अगर बात करते हैं मेरे भाई तो याद रखना सबसे पहला, अगर सबसे पहला एंटीबायोटिक की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला जो एंटीबायोटिक हमारा था वो कौन था मेरे भाई? तो उसको पेनिसिलिन के नाम से हम लोग जानते हैं। और याद रखना जो पेनिसिलिन हमारा बना है ये दवाई मेरे भाई, पेनिसिलिन की जो दवाई है, पेनिसिलिन की जो दवाई बनी है, पेनिसिलिन जो दवाई बनी है, ये पेनिसिलिन जो दवाई बनी है वो किससे बनी है? तो पेनिसिलिन दवाई पेनिसिलियम नोटाटम से बना, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये पेनिसिलिन दवाई किससे बनी है? तो आपको ध्यान रखना है पेनिसिलियम नोटाटम से बनता है, इस बात को ध्यान रखना। पेनिसिलियम नोटाटम की हम बात करते हैं, और पेनिसिलियम नोटाटम हमारा क्या कहेंगे यहां पर कवक है, और ये कवक से ये दवाई बनता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चंस आपके कई बार पूछे जाते हैं, और आपको उसी वे में आंसर्स करने हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जितने लोग लाइव है मेरे भाई सभी लोगों से हम ये कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग सेशन को लाइक कीजिए, और डेली रात में 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक, 11:30 12 बजे तक मेरे साथ रहिए। आपको 40 क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कराएंगे, और इससे भी बेहद खूबसूरत तरीके से अगर आपको करना है और लगता है कि इससे भी डेप्थ में हमको चाहिए क्लासेस, तो आपको
एप्लीकेशन पर नियुक्ति बैच में वो क्लासेस हम आपको देते हैं। नियुक्ति बैच में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का बेहतरीन क्लासेस हम देखते हैं, वहां पर और भी डिटेल में हमारी क्लासेस चलती है। यहां पर चूंकि 40 क्वेश्चन करना रहता है, थोड़ा फास्ट भी रहते हैं, लेकिन अगर आपको एप्लीकेशन पर जो क्लासेस हम नियुक्ति बैच देंगे उसकी डिटेल काफी अच्छे होते हैं, और वहां तो मेरे भाई और भी तगड़े लेवल का कंसेप्ट आपको निकल करके आ जाता है। अब ये पार्टिकुलेट मैटर की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, पर्टिकुलर मैटर जो हमारा होता है, पर्टिकुलेट मैटर की अगर हम बात इसको पीएम से दिखाते हैं, ये हमारे एयर पोल्यूशन का हमारा एक पार्टिकल्स होता है। एयर पोल्यूशन हमारा होता है, ये जल प्रदूषक नहीं होगा, ये हमारा क्या होता है, एयर पोल्यूटेंट्स का हमारा ये पार्ट्स होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था, ये बात आपको बताना है। बताइए मेरे भाई, कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था हमारा, वो कौन था मेरे भाई? तो हमारा वो भेड़ जिसको हम यहां पर देख रहे हैं, लेकिन डोली नाम था उस भेड़ का, याद रखना। इसमें आपको ध्यान रखना है कि वो भेड़ तो था, लेकिन कौन सा भेड़ था मेरे भाई? तो उस भेड़ का नाम था डोली, यानी कि हमारा डोली नामक भेड़ की हम बात करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? तो डोली नामक हम भेड़ की बात करते हैं, और इस डोली नामक भेड़ की बात करते हैं, यही हमारा पहला सफल क्लोन जंतु था। मेरे भाई क्लोन जंतु कहने का मतलब क्या है? अगर हम क्लोन जंतु की बात कर लेते हैं तो क्लोन जंतु हमारा क्या होता है, तो याद रखना मेरे भाई, क्लोन जंतु को यहां पर लैब में बनाया गया था, और इसको बनाने के लिए याद रखना, बाद में तो ये हमारा जो बना था तो ये इसकी मृत्यु हो गई थी, ये सक्सेस नहीं हो पाया था, लेकिन ये सबसे पहला सफल क्लोन जंतु हमारा शरीर के बाहर ये फर्टिलाइज करता नहीं, ये सबसे पहला सफल क्लोन हमारा था, ये सफल हो गया था, याद रखेंगे। यानी कि मेरे भाई ये कह सकते हैं शरीर के बाहर जो फर्टिलाइज होता है वहां पर बना करके इसको बनाया गया था, वो हमारा भेड़ था, सीप था, जो कि डोली नामक सीप था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। यानी मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो होगा यहां पर किसी भी सूरत में करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि हम भी लगातार सुबह से लेकर के अभी तक लगातार खड़े हैं, और लगातार 12 घंटे आपकी क्लासेस हम लेते हैं।